अस्सलामुअलैकुम क्लास, दिस इज मोहम्मद हाशिम ज़िया एंड यू गाइस आर वाचिंग मैथमेटिक्स बाय हाशिम ज़िया। काफी सारे स्टूडेंट मुझसे फास्ट यूनिवर्सिटी के हवाले से फरमाइश कर रहे थे। काफी सारे बच्चे मुझसे फरमाइश कर रहे थे, सर फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में आप डिटेल गाइडेंस दें। सर फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस में एडमिशन कैसे मिलता है? सर फास्ट की एडमिशन डेट्स क्या आ रही हैं? सर फास्ट का टेस्ट होता कैसे है? फास्ट की तैयारी कैसे करनी है? सर फास्ट का मेरिट फॉर्मूला क्या होता है? सर क्या एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट में अगर एडमिशन लेते हैं तो कितना स्कोर सेफ साइड के लिए अच्छा होता है? या सर फास्ट के अपने पास पेपर्स तो बड़े डिफिकल्ट लगते हैं, कैसे उनको सिंप्लीफाई किया जाए? कैसे फास्ट के आईक्यू की, इंग्लिश की, मैथ्स की या फिजिक्स की या जो भी सब्जेक्ट आ रहे हैं उनकी तैयारी कैसे करी जाए? तो आज की क्लास के अंदर हम इन तमाम बातों को समझ रहे होंगे। एंड दिस वीडियो इज गोना वेरी स्पेशल बिकॉज इट इज अ वेरी डिटेल्ड वीडियो ऑन द फास्ट यूनिवर्सिटी, जिसके अंदर हम फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में समझेंगे कि फास्ट यूनिवर्सिटी की खास बात क्या है, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन कैसे आप ले सकते हैं, किस तरीके से आप इजीली फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर अपने पर्टिकुलर एडमिशन को सिक्योर अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको फास्ट यूनिवर्सिटी के बारे में चंद बेसिक बातें, क्लास के सबसे पहले हिस्से के अंदर हम इस बात को डिस्कस कर लेते हैं कि फास्ट यूनिवर्सिटी है क्या, फास्ट यूनिवर्सिटी के कैंपसेस कहां पर है, फास्ट यूनिवर्सिटी के क्या क्राइटेरिया होता है, क्यों लोगों को इतनी डिफिकल्ट लगती है, क्या रीजन है कि हर एक की ख्वाहिश होती है, हर कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट की ख्वाहिश होती है फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जाने की, या एक हाइप जो क्रिएट हुई है, ये हाइप सही है गलत है क्या है? देखो सबसे पहले तो आपको मालूम होना चाहिए फास्ट की हिस्ट्री के बारे में। फास्ट बेसिकली आपके पास एक ऐसा सेक्टर यूनिवर्सिटी है जो कि 1980s के अंदर इसकी फाउंडेशन को फाउंड किया गया था। फास्ट का बेसिक मतलब क्या है? फाउंडेशन एडवांसमेंट साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। यानी कि भैया इसका मतलब क्या था? फाउंडेशन फॉर एडवांसमेंट ऑफ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। फास्ट के बेसिक मायने अगर आप इसको समझे ना तो ये होते हैं। फास्ट का एक और नाम भी है, आप अक्सर यूट्यूब पे देखोगे या अक्सर आप गूगल के ऊपर देखोगे, फास्ट का एक और नाम क्या होता है? एनयूसीएस। एनयूसीएस का मतलब क्या होता है? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ कंप्यूटर एंड इमर्जिंग साइंसेज। फास्ट का एक और बेसिक मतलब क्या है? फास्ट का एक और मायने होते हैं एनयूसीएस, यानी कि ये नेशनल यूनिवर्सिटी है कंप्यूटर फॉर इमर्जिंग एंड साइंसेज की, सही है ना? अब जरा बात को समझते हैं कि यार फास्ट के पाकिस्तान में किस तरह के कैंपसेस हैं। देखो बेटा, फास्ट के पूरे पाकिस्तान के अंदर अक्रॉस पाकिस्तान टोटल 6 कैंपसेस अब मौजूद हैं, ऑल्दो 5 कैंपसेस फंक्शनल हैं। सबसे जो इनका बड़ा कैंपस है वो लाहौर का है, मगर फास्ट का चिन्योट का कैंपस हो गया, फैसलाबाद का कैंपस हो गया, वो भी उतना ही फंक्शनल है। ये दो कैंपसेस फास्ट के सबसे ज्यादा फंक्शनल कैंपसेस कंसीडर किए जाते हैं, दे आर दी बेस्ट। ऐसा नहीं है कि बाकी कैंपसेस बेस्ट नहीं है, बाकी भी बेस्ट है ऑब्वियसली। तो भाई सबसे पहले नंबर के ऊपर जो फास्ट का कैंपस है वो है सीएफडी कैंपस कहलाता है, इसको चिन्योट फैसलाबाद कैंपस कहते हैं, जिसकी शक्ल कुछ इस तरह की है माशाल्लाह से। कराची के अंदर फास्ट के बाय द वे दो कैंपसेस हैं, कराची के अंदर फास्ट का एक कैंपस नहीं है, कराची के अंदर दो कैंपसेस हैं। एक कैंपस तो ये वाला है जिसकी अक्सर लोग पिक्चर्स देख रहे होते हैं, और ये कैंपस जो फास्ट यूनिवर्सिटी का है ये सुपर हाईवे के ऊपर है, कराची से थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स के ऊपर, थोड़ा सा बाहर की जाने में भैंस कॉलोनी की बैक साइड के ऊपर है। और ये फास्ट का कराची का सबसे बड़ा कैंपस है, स्पोर्ट्स कैफेटेरिया बहुत सारी चीज फैसिलिटीज के साथ। अच्छा, फास्ट का कराची के अंदर एक कैंपस और भी है, और ये कैंपस है पीईसीएचएस के अंदर, जो कराची का जो हार्ट कहलाता है, सदर का एरिया, उस साइड के ऊपर ये कैंपस एग्जिस्ट करता है। मगर ये कैंपस सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है। मल्टीपल माई स्टूडेंट्स, मल्टीपल माई फ्रेंड्स आर करेंटली स्टडिंग हियर। तो भाई बड़ा बेहतरीन कैंपस है ये वाला भी, छोटा से बेंगलोर के अंदर ऑल्दो ये बना हुआ है, मगर है बड़े मजे का। तो कहने का मकसद ये कि ये मास्टर्स के स्टूडेंट का है। अक्सर बच्चे तो ये बात परेशान चल रहे होते हैं, सर फास्ट के कराची में दो कैंपस है, किसमें एडमिशन मिलेगा? अरे भाई फास्ट का बैचलर्स के लिए कराची के अंदर एक ही कैंपस है जो सुपर हाईवे वाला है, जिसकी शेप कुछ इस तरीके की है। एक और कैंपस नर्सरी के ऊपर पीसीएचएस के ऊपर वाकई है, जो कि सिर्फ मास्टर्स के स्टूडेंट के लिए है। सिमिलरली फास्ट का लाहौर कैंपस, अगेन जैसे मैंने आपसे कहा था फाउंडिंग कैंपस था इन लोगों का, जिसका इफ्तिताह जनरल परवेज मुशर्रफ ने भी किया था। तो ये लाहौर कैंपस उनका है, जिसकी मैंने पिक्चर भी बैक साइड पे लगाई हुई है। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट 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 कैंपस अक्रॉस ऑल द कैंपसेस। देन फास्ट ने पेशावर के अंदर अपना कैंपस ओपन किया था, जो कि ये वाला कैंपस है, फास्ट पेशावर कैंपस कहलाता है। इसी तरीके से फास्ट का इस्लामाबाद कैंपस भी मौजूद है, और फास्ट का एक मुल्तान के अंदर, चूंकि पंजाब आबादी के लिहाज से सबसे बड़ा सूबा है हमारे पाकिस्तान का, तो भाई फास्ट का एक छठा कैंपस बहुत जल्द अनाउंस होने वाला है, जिसके अंदर काफी हद तक तैयारियां इनकी हो चुकी हैं। अभी रिसेंटली इन लोगों ने प्लांटेशन ड्राइव करी थी मुल्तान कैंपस के अंदर। तो मुल्तान कैंपस के बारे में इत्तलात ये है कि वो इट विल बी सून वेरी फंक्शनल, इधर बाय द एंड ऑफ दिस ईयर या फिर बाय द एंड ऑफ द नेक्स्ट ईयर, यानी कि नेक्स्ट एडमिशंस के अंदर हो सकता है कि मुल्तान कैंपस भी एंट्री मार रहा हो। तो अभी फिलहाल इसके अंदर प्लांटेशन ड्राइव हो चुकी है, 60 to 80% मुल्तान कैंपस में भी काम हो चुका है, एंड इट विल बी सून वेरी फंक्शनल। तो ये तो फास्ट के 5 कैंपसेस हैं या 6 कैंपसेस हैं। अक्सर लोगों को एक ख्याल होता है कि सर फास्ट में अगर एडमिशन हमें मिलेगा, तो सर अगर मैं किसी भी कैंपस के लिए अप्लाई करता हूं तो मेरा मेरिट अगर किसी दूसरे कैंपस का बनता है तो क्या मुझे वहां एडमिशन मिल जाएगा? तो हम इस चीज को भी अच्छा भाई, यहाँ पे हम लोगों ने इस बात को समझ लिया कि फास्ट के अक्रॉस पाकिस्तान कितने कैंपसेस आ रहे हैं। ऑब्वियसली स्टेट ऑफ द आर्ट सारे कैंपसेस हैं, सारे कैंपसेस के अंदर टीचर शफल कर दिए जाते हैं। एक क्वेश्चन, एक डाउट यहाँ पे बहुत सारे बच्चों का होता है, सर वो पेशावर कैंपस के बारे में हम लोगों ने नेगेटिव रिव्यू सुना हुआ है, या सर वो इस्लामाबाद कैंपस के टीचर अच्छे होते हैं कराची कैंपस के, या लाहौर कैंपस के। तो रिमेंबर दिस थिंग, कोई भी यूनिवर्सिटी जो पूरे पाकिस्तान के अक्रॉस उसके कैंपसेस होते हैं ना, तो बेटा वहाँ पे टीचर्स की रोटेशन होती रहती है। तो भाई सारे कैंपसेस बेस्ट हैं, सारे कैंपसेस स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारे कैंपसेस
कैंपसेस में आपको हर तरीके की अच्छी फैसिलिटी मिलेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप तमाम बच्चों को मालूम हो। फास्ट इज वन ऑफ द बेस्ट प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर, इन टर्म्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड सो ऑन। अब फास्ट क्या क्या प्रोग्राम्स ऑफर करता है जरा उसको भी चेक कर लेते हैं। देखो फास्ट के पूरे पाकिस्तान में कौन कौन से प्रोग्राम्स ऑफर होते हैं। देखो फास्ट बीबीए साइड भी ऑफर करता है, सही है ना, मगर इनकी स्पेशलिटी सीएस वाली साइड है, मगर बीबीए अकाउंटिंग एंड फाइनेंस ये भी ऑफर कर रहा है। जरा इस बात को भी समझ लेते हैं। देखो फास्ट के तमाम प्रोग्राम्स ही बड़े अच्छे होते हैं, मगर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि भाई कितने तरह के प्रोग्राम्स, कितने तरह के डिग्रीज फास्ट ऑफर कर रहा है और किस किस पर्टिकुलर कैंपस में कौन सी डिग्री ऑफर कर रहा है। तो भाई देखो याद रखिएगा, फास्ट एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है, जैसे बीबीए हो गया, या फाइनेंस रिलेटेड प्रोग्राम्स भी ऑफर करता है, और साथ साथ जो इनके स्पेशल प्रोग्राम्स हैं, स्पेशलिटी है इनकी सीएस रिलेटेड प्रोग्राम्स, वो तो ऑफर करता ही करता है। तो भाई सबसे ज्यादा जो इनके फंक्शनल कैंपस हैं अगर आप देखें तो इस्लामाबाद और लाहौर में सबसे ज्यादा प्रोग्राम इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर में ऑफर अप कर रहे होते हैं लोग। अच्छा देखो, सबसे पहला प्रोग्राम जो फास्ट ऑफर कर रहा है वो बीबीए का ऑफर कर रहा है, जिस तरह लम्स ऑफर करती है, आईबी ऑफर करता है, या आपके पास लाहौर इकोनॉमिक स्कूल ऑफर कर रहा होता है, जेबिस्टी आपके पास सीबीएम ऑफर करती है, वैसी फास्ट भी ऑफर करता है बीबीए। मगर ये प्रोग्राम्स कहाँ कहाँ ऑफर होते हैं, सिर्फ फैसलाबाद कैंपस के अंदर, इस्लामाबाद कैंपस के अंदर एंड लाहौर कैंपस के अंदर। देन हमारे पास जो सेकंड प्रोग्राम फास्ट ऑफर करता है अगेन मैनेजमेंट साइंस का या आपके पास अकाउंट साइट्स का, ये होता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, कि भाई एसीएफ का प्रोग्राम कहलाता है। ये प्रोग्राम सिर्फ दो कैंपसेस के अंदर ऑफर होता है, दैट इज इस्लामाबाद एंड लाहौर कैंपस। तो ये प्रोग्राम हमारे पास इस्लामाबाद में भी हो रहा है, लाहौर में भी हो रहा है। देन थर्ड नंबर के ऊपर जो सीएस रिलेटेड इनकी स्पेशलिटी प्रोग्राम्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके पीछे दुनिया पागल आजकल चल रही है, एआई। तो भाई एआई बेसिकली होता क्या है, सीएस की सब फील्ड है। तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि बेटा देखो, अपनी जब आप फास्ट के फॉर्म को फिल कर रहे हो ना, प्रायोरिटीज को बहुत तरीके से आपने रखना है। अगर आपने प्रायोरिटीज को गलत सेट करा है, आप गलत काम कर रहे हो। हमेशा सबसे पहले कंप्यूटर साइंसेस को, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टॉप पे रखा करो, क्योंकि देखो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आपको अल्टीमेटली एआई का, बिजनेस एनालिटिक्स का, इन सब का नॉलेज वैसे ही मिल रही होगी, सही है ना। तो इस चीज के बारे में आपने बड़ा खास ख्याल रखना है। तो भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द सब डोमेन ऑफ द सीएस रिलेटेड फंक्शन, सही है ना। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन कौन से प्रोग्राम, कौन कौन से कैंपसेस में ऑफर करते हैं, चिन्योट फैसलाबाद के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर, कराची के अंदर और पेशावर के अंदर। लाहौर में ऑफर नहीं करते ये एआई फिलहाल अभी तक, सही है ना। देन हमारे पास आता है बिजनेस एनालिटिक्स। बिजनेस एनालिटिक्स क्या होता है, देखो बिजनेस एनालिटिक्स बड़े मजे की चीज होती है, आजकल दुनिया अगेन इसके पीछे पागल है। ये बेसिकली फंक्शन होता है सप्लाई चेन का या मैनेजमेंट साइड का प्लस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो ये एक बड़ी इमर्जिंग फील्ड है और बड़ी बेहतरीन फील्ड है। आई हैव वर्कड इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर, तो आई नो दिस थिंग वेरी क्लियरली कि बिजनेस इंटेलिजेंस या बिजनेस एनालिटिक्स होती क्या है। दुनिया पागल है, मैकेनिकल इंजीनियर हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियर हो, ये बिजनेस एनालिटिक्स के पीछे आजकल बहुत डिमांड है इनकी। तो ये बड़ा एक अच्छा प्रोग्राम होता है, मुझे बड़ा पसंद है प्रोग्राम। सर अपने मास्टर्स के लिए और अपने पीएचडी के लिए इस प्रोग्राम का ऊपर बिल्कुल आप इसको भी देख सकते हैं, बैचलर साइड के ऊपर भी आप इसको देख सकते हैं। मगर अगेन पहले नंबर के ऊपर हमेशा सीएस प्रोग्राम्स को रखा करें, उसके बाद आप ये सब डोमेन प्रोग्राम्स कहलाते हैं। इसके अंदर आपको डिटेल्ड नॉलेज नहीं मिलेगी सीएस की, इसके अंदर ऑब्वियसली फंक्शनल आपको पढ़ाए जाएंगे सीएस के। 60% टू 40% इसमें सीएस होती है और बाकी रिमेनिंग कंटेंट मैनेजमेंट साइड का होता है, जिसमें सप्लाई चेन भी होती है, प्लानिंग साइड भी होती है एंड सो ऑन। तो बड़े मजे का एक ओवरऑल प्रोग्राम होता है, सही है ना। तो ये देखो किस किस कैंपस में ऑफर होता है, तमाम कैंपसेस में ऑफर हो रहा है सिवाय पेशावर के, सही है ना। अच्छा पेशावर कैंपस चूंकि रिसेंटली अभी आया था इनका, तो इसलिए इसमें कुछ प्रोग्राम्स कम ऑफर हो रहे हैं, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छा सिमिलरली सिविल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग के दो प्रोग्राम्स फास्ट ऑफर करता है, और ये प्रोग्राम्स कौन कौन से हैं, एक प्रोग्राम है सिविल इंजीनियरिंग का, एक प्रोग्राम है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का। तो भाई सिविल और इलेक्ट्रिकल, अगेन इलेक्ट्रिकल इज ऑल्सो अ मदर फील्ड ऑफ सीएस साइड। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपका सीएस साइड पे ना हो, आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर जाएं, अगर सीएस के अंदर ना हो। मगर इलेक्ट्रिकल साइड के ऊपर ये जहन में रखिएगा कि भाई हार्डवेयर साइड भी पढ़नी पड़ती है, साथ साथ कंप्यूटर साइड भी पढ़नी पड़ती है। तो भाई कंप्यूटर साइड के ऊपर तो आप नॉर्मली ज्यादातर वेब डेवलपमेंट और ये सारी चीजें सीख रहे होते हो, मगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर आप हार्डवेयर रिलेटेड नॉलेज भी ले रहे होगे। तो भाई अगर तो आपका शौक है सिर्फ उसके ऊपर जाना है। और सिविल इंजीनियरिंग तो ऑब्वियसली टोटली डिफरेंट चीज है, मैकेनिक्स की एंड बड़े मजे की। तो भाई सिविल इंजीनियरिंग तो टोटली डिफरेंट चीज है, और ये सिर्फ एक ही कैंपस में ऑफर कर रहे हैं और वो लाहौर कैंपस है। तो सिविल इंजीनियरिंग तो नॉर्मली लोग नहीं ले रहे होते एज कम्पेयर टू फास्ट। आई वुड रिकमेंड कि यार अगर सिविल इंजीनियरिंग का आपको मिल रहा है मौका, तो अगर तो यूईटी साइड को देखें जो लाहौर के बच्चे हैं, यूईटी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी देयर इन पंजाब फॉर द गवर्नमेंट साइड, या फिर आपके पास नस साइड है। अगर इन दोनों में नहीं हो रहा तो फिर फास्ट सिविल इंजीनियरिंग सही है। आई वुड नेवर रिकमेंड एनी स्टूडेंट कि वो सिविल इंजीनियरिंग फास्ट यूनिवर्सिटी से करें। हाँ फास्ट यूनिवर्सिटी देखो ऑफर करती है, ऐसा नहीं कि इनके टीचर्स अच्छे नहीं है, ऐसा नहीं कि इनका प्रोग्राम करिकुलम खराब है, सारी चीजें अच्छी हैं। मगर जाहिर सी बात है एक स्पेशल यूनिवर्सिटी जो वहां पे एग्जिस्ट कर रही है वो कौन सी है, यूईटी है या नस्ट है फॉर सिविल इंजीनियरिंग बेस्ट। मगर अगर वहां पे नहीं हो पा रहा तो फिर फास्ट से करना बिल्कुल सही है, को मुनासिब है।
सबसे लास्ट हमारे पास सबसे मेन प्रोग्राम क्या होता है भाई, बैचलर ऑफ साइंस ऑफ सीएस, जिसके पीछे दुनिया दीवानी है आजकल। भाई कंप्यूटर साइंस का जो उनका प्रोग्राम है हर कैंपस में ऑफर हो रहा है, क्योंकि जाहिर सी बात है उनका स्पेशलिटी प्रोग्राम है, तो हर कैंपस के अंदर ही ऑफर कर रहे होते हैं। देन ऑब्वियसली साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी जो है ना भाई, ये दो कैंपस में सिर्फ ऑफर कर रहे हैं, एक इस्लामाबाद के अंदर और एक कराची के अंदर। ये सारी दो, मैं भी मेरिट भी आपको सबके कैंपसेस का डिफाइन करूंगा। तो बेटा देखो, नेक्स्ट जो चीज हमारे पास आ रही है वो साइबर सिक्योरिटी आ रही है, बैचलर ऑफ साइंस इन साइबर सिक्योरिटी। और बीएससीएस जो आ रहा है ना आपके पास, ये बेसिकली किसका है, साइबर सिक्योरिटी का। ये सिर्फ दो कैंपसेस में ऑफर करते हैं, इस्लामाबाद और कराची के अंदर। मैं भी आपको तमाम के तमाम कैंपसेस का मेरिट भी डिफाइन करूंगा, किस कैंपस में क्या मेरिट होता है और क्या किस तरीके से आप लोगों ने एस करना है टेस्ट, वो सारी बातें डिफाइन करेंगे। देन हमारे पास आता है डेटा साइंसेस। डेटा साइंसेस जो है ना, अफसोस के साथ वो सिर्फ इस्लामाबाद कैंपस और लाहौर कैंपस में ऑफर कर रहे हैं। मास्टर लेवल पे कराची में भी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स और कुछ फ्रेंड्स वगैरह डीएस उन्होंने यहाँ से करी है, तो आई नो दिस थिंग। मास्टर्स लेवल पे तो ऑफर कर रहे हैं, मगर बैचलर्स लेवल के ऊपर डेटा साइंसेस ऑफर नहीं कर रहे। कराची कैंपस, स्टेन्योर्ड, फैसलाबाद के अंदर, पेशावर के अंदर, सिर्फ इस्लामाबाद और लाहौर में किया जा रहा है। सिमिलरली एक नई टेक्नोलॉजी, अगेन ये भी बड़े मजे की टेक्नोलॉजी, इसको फिनटेक कहा जाता है। दुनिया इसके पीछे पागल है। और अगर आपने थोड़ी सा भी फेसबुक कभी यूट्यूब देखा, तो अश्विन ग्रोवर वाली चीज कि भाई फिनटेक क्या चीज है। फिनटेक इज ऑल अबाउट कि भाई किस तरीके की डिजिटल पेमेंट्स होती हैं, किस तरीके से आप डिजिटल गेटवेज को क्रिएट अप करते हो, किस तरीके से, अगेन ये सीएस की एक सब डोमेन फील्ड आ रही है, और दुनिया इसके पीछे भी बड़ी पागल है। तो मैं हमेशा बच्चों से क्या कहता हूँ कि भाई सीएस साइड को हमेशा सबसे पहली प्रायोरिटी के ऊपर रखो, और सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर फिर आप दूसरी टीम चीजों को रख सकते हो। साइबर सिक्योरिटी को आप सेकंड प्रायोरिटी के ऊपर रखो, डेटा साइंसेस को, या फिर उसके बाद बीए को या फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को, अपने कैंपसेस के हिसाब से। और जाहिर सी बात है, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी को आपने सबसे ऊपर रखना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को। तो फिनटेक देखो, इस्लामाबाद में भी हो रही है, कराची में भी हो रही है, लाहौर में भी हो रही है। देन लास्ट नंबर के ऊपर जो हमारे पास चीज आ रही है वो क्या आ रही है बेटा, बैचलर ऑफ साइंस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यानी कि ऑब्वियसली सबसे मजे की इनकी फील्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, अगेन ये इनकी स्पेशलिटी प्रोग्राम है, तो हर कैंपस में ऑफर हो रहा है। तो भाई एक चीज जहन में रखिएगा, आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हो, तो आपने इस चीज का ख्याल बहुत तरीके से रखना है कि भाई आपने अपनी प्रायोरिटीज बहुत तरीके से सेट करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखो, कंप्यूटर साइंस और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्पेशलिटी प्रोग्राम है इनका। स्पेशलिटी प्रोग्राम की बात क्या होती है कि देखो हर कैंपस में ऑफर कर रहे हैं, क्योंकि ये इनका सबसे ब्रेड एंड बटर है इनका। ब्रेड एंड बटर का मतलब क्या है कि भाई इनकी स्पेशलिटी है, तो आपने हमेशा अपने जब उसको फिलअप कर रहे हो फॉर्म को, तो सीएस को और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को टॉप पे रखना है। अब बहुत से बच्चे पूछते हैं सर दोनों में डिफरेंस क्या है, बेटा 90% प्रोग्राम कंटेंट सिमिलर होता है। सीएस साइड के ऊपर आपको 10% साइड थोड़ा सा हार्डवेयर नॉलेज आपको दी जाती है, सॉफ्टवेयर साइड पे वो भी नहीं दी जाती। सॉफ्टवेयर साइड प्योर टेक्निकल आपकी जो है ना साइड होती है सीएस की, और आपके पर्टिकुलरली उसके अंदर वेब डेवलपमेंट और सारी पाइथन, आर, रसबेरी और सारी लैंग्वेजेस आपको सिखाई जा रही होती हैं। दोनों प्रोग्राम्स बेस्ट होते हैं, टॉप प्रायोरिटी आप जिसको दिल चाहे दो। मेरे नजदीक सीएस को देना ज्यादा अच्छा होता है, बट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को भी दे सकते हो। अगेन मल्टीपल, ये एक लंबी बहस है हमारे पास कि सीएस बेहतर है या एसई बेहतर है। दोनों बेहतर हैं, दोनों के अंदर बेस्ट डोमेन्स हैं, दोनों के अंदर बेस्ट पर्टिकुलर चीजें पढ़ाई जा रही होंगी, दोनों बेस्ट हैं। उसके बाद आप फिर बाकी डोमेन्स को सेट कर सकते हो, जैसे साइबर सिक्योरिटी हो गई या डेटा साइंस हो गया। उसके बाद फिर आप बाकी प्रायोरिटी दे सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई आपके पास। तो भाई ये तीनों चीजें अगेन आपके पास सब डोमेन्स होती हैं सीएस की, सॉफ्टवेयर की। एंड देन फिर बिजनेस एनालिटिक्स आ गया, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज आ गया, इसको फिनटेक भी कहा जाता है। तो ये पर्टिकुलर फील्ड्स पर आ रही होती है हमारे पास। किस कैंपस में क्या ऑफर होता है ये तो हमने समझ लिया। अब किस बच्चे को कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा, और क्या मेरिट क्राइटेरिया होता है इंजीनियरिंग फील्ड्स का, और क्या मेरिट क्राइटेरिया होता है बीएस फील्ड्स का, क्या मेरिट क्राइटेरिया होता है बीबीए का, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का, फिनटेक का, हम अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक चीज जहन में रखिएगा कि भाई इंजीनियरिंग फील्ड जो है ना फास्ट में सिर्फ दो हैं, दो इंजीनियरिंग फील्ड्स हैं, एक सिविल इंजीनियरिंग है, एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सही है ना। बाकी इंजीनियरिंग फील्ड्स नहीं है, बाकी बीएस की फील्ड्स कहलाती हैं, सही है ना। अच्छा तो बेटा अब जरा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर मूव करते हैं कि देखो हमारे पास जो इंजीनियरिंग की फील्ड्स हैं, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गई, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का मतलब क्या है, वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हो, आप फॉर्म को फिल कर सकते हो। मेरे प्यारे शागिर्दों, रिमेंबर दिस थिंग कि भैया आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट यूनिवर्सिटी का क्या होता है कि भाई मैट्रिक के अंदर आपकी 60% होनी चाहिए, या फिर उसका इक्विवेलेंट एग्जाम क्या होता है, ओ लेवल्स। आप ओ लेवल्स दे रहे हो, या अगर आप मैट्रिक सिस्टम से आपने पढ़ा है, तो आपकी एसएससी के अंदर 60% एटलीस्ट नंबर्स होने चाहिए। और आपके एचएससी के अंदर, एचएससी का मतलब क्या है, हायर सेकेंडरी स्कूल ऑफ एजुकेशन, यानी कि आपका ए लेवल्स और एचएससी। तो भाई इसके अंदर भी आपके एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए इंजीनियरिंग के लिए। इंजीनियरिंग की जितनी भी फील्ड है ना, जैसे सिविल इंजीनियरिंग हो गई या आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास ये मिनिमम क्राइटेरिया होगा, तो आप टेस्ट दे सकते हो, अदरवाइज टेस्ट नहीं दे सकते हो। अच्छा, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर वो फिर हमारा मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है। भाई मैं मेरिट क्राइटेरिया भी डिफाइन कर रहा हूं, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो एलिजिबिलिटी का मतलब क्या होता है, वो क्राइटेरिया जिसकी बेसिस के ऊपर आप टेस्ट दे सकते हो।
ये वो क्राइटेरिया है कि आप फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो। अब सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, मेरिट फॉर्मूला क्या होता है? देखो, अगर आप इंजीनियरिंग डोमेन्स में अप्लाई कर रहे हो ना, तो आपका मेरिट कैसे फॉर्म होगा? 33% आपके टेस्ट के मार्क्स काउंट होंगे। 33% टेस्ट, और टेस्ट कैसे आता है मैं वो भी डिफाइन करूंगा कि टेस्ट में कौन कौन सब्जेक्ट होंगे इंजीनियरिंग के अंदर। फिजिक्स होती है, केमिस्ट्री होती है, नहीं होती, क्या होता है क्या नहीं होता। खैर 33% टेस्ट होगा। 17% आपके ओ लेवल से, आपके मैट्रिक से लिए जाएंगे, और 50% आपके जो मार्क्स लिए जाएंगे, 50% जो क्राइटेरिया लिया जाएगा वो आपका लिया जाएगा आपके ए लेवल से, आपके इंटरमीडिएट साइड से, आपके एफएससी साइड से। जरा इस बात को डिटेल में समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है भाई, इसी यही तो वीडियो का मकसद है मेन। फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उस बच्चे के मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स की उसकी इक्विवेलेंसी, फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है जिसकी मैट्रिक या ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी है 80 के बराबर फॉर एग्जांपल, और एक स्टूडेंट, उसी स्टूडेंट की इंटरमीडिएट की या ए लेवल्स की जो इक्विवेलेंसी है, भाई वो तमाम बच्चे जो ए लेवल्स ओ लेवल्स बैकग्राउंड के ऊपर है, काइंडली आईबीसीसी से अपनी इक्विवेलेंसी बनने के लिए दे दीजिए लाजमी तौर के ऊपर। अगर ए लेवल्स का रिजल्ट अवेलेबल नहीं होगा तो फिर आपके दोनों जगहों के ऊपर ओ लेवल्स का रिजल्ट ही काउंट अप हो रहा होगा। मगर ए लेवल्स का रिजल्ट कोशिश करें कि आप लाजमी तौर के ऊपर अपना जल्द से जल्द दें मई जून सीरीज को, और आप अपने एक्सपेक्टेड नंबर्स भी डाल सकते हैं ए लेवल्स की जगह के ऊपर। अदरवाइज आपकी ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी कंसीडर होती है हर यूनिवर्सिटी की तरह फास्ट के अंदर भी। सही है ना? अच्छा, इक्विवेलेंसी कहां से बनती है? आईबीसीसी से बनती है। इंटर बोर्ड कोऑर्डिनेशन कमेटी होती है, आईबीसीसी वेबसाइट पे चले जाओ, अपनी इक्विवेलेंसी बना लो वहां से जाके, और फिर उसको फिजिकली उसको ऑर्डर करवा दो कि आपके घर के डोर स्टेप के ऊपर आके वो डिलीवर करवा दें। अच्छा, इंटरमीडिएट या फिर आपके ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी फॉर एग्जांपल किसी की 70 है, सही है ना? और टेस्ट के अंदर एक बच्चा लेट सपोज फास्ट के एनयू टेस्ट के अंदर स्कोर करता है, फास्ट के एनयू टेस्ट के अंदर फॉर एग्जांपल वो 65 स्कोर कर रहा है। अब देखो उसका मेरिट कैसे बनेगा? मेरिट कैसे बनेगा? 33% टेस्ट लिया जाएगा, यानी कि हम लोगों ने क्या करना है, 0.33 को मल्टीप्लाई करवा देना है किसके साथ? 65 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओ। अब देखो आपके जो पर्टिकुलरली आपका जो एसएससी है, मैट्रिक है, वो कितने परसेंट काउंट हो रहा है? आपके 17% काउंट हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल इस बच्चे के ओ लेवल्स के अंदर या मैट्रिक के अंदर 80 नंबर थे, यानी कि 80 परसेंटेज थी, 80 इक्विवेलेंसी थी। तो भाई आपने क्या करना है, 0.17 को मल्टीप्लाई करवा देना है 80 के साथ, फिर प्लस का साइन लगाओगे। और अब देखो आपके जो इंटरमीडिएट के मार्क्स हैं वो कितने परसेंट काउंट हो रहे हैं? 50%। तो इंटरमीडिएट में बच्चे की 70% थी, तो आपने क्या करवाना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करवा देना है किसको? 70 को। तो अब आप जो स्कोर आपके पास आएगा ना, वो स्कोर आपका मेरिट स्कोर होगा। क्या आता है भाई, 0.33 को अगर 65 से मल्टीप्लाई करवाओ, फिर 0.17 को मल्टीप्लाई करवा दो 80 के साथ, फिर 0.5 को मल्टीप्लाई करवा दो 70 के साथ, तो क्या आंसर आएगा? ये आंसर आता है 70.05 का। यानी कि आपका जो मेरिट स्कोर होगा वो 70.05 का होगा, मोर देन इनफ है सिविल और इलेक्ट्रिकल के अंदर। अभी मैं आपको मेरिट फॉर्मूलाज भी दिखाऊंगा, क्या लास्ट ईयर का मेरिट था, वो सारी बातें भी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, सही है ना? अच्छा, सिमिलरली एक बच्चा अगर एनटीएस का एग्जाम देकर बैठा हुआ है, याद रखिएगा एनटीएस के अंदर मेरिट हाई होता है। एनटीएस के अंदर क्या होता है बेटा? मेरिट हाई होता है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने एनटीएस का एग्जाम दिया है ना, तो यू नीड टू कंसीडर दिस फैक्ट कि भाई एनटीएस के अंदर आपका एटलीस्ट स्कोर अच्छा होना चाहिए। और तो भाई टेस्ट के अंदर, फिर टेस्ट की जगह पे क्या काउंट होगा? एनटीएस काउंट हो जाता है, यानी कि 0.33% जो टेस्ट हमने अभी 65 स्कोर लिया ना, तो अगर किसी बच्चे ने एनटीएस दिया पे और फास्ट का टेस्ट नहीं देता, तो वो टेस्ट की जगह के ऊपर फिर एनटीएस के मार्क्स तो रख रहा होगा। मगर ये जहन में रखिएगा, एनटीएस के ऊपर मेरिट हाई होता है क्योंकि एनटीएस हलवा होता है। मेरे स्टूडेंट्स ने लास्ट बैच के भाई 95, 92, 89 नंबर आराम से स्कोर कर रहे थे। तो भाई एनटीएस में इतना इशू नहीं होता। मैं भी आपको सारी बातें एक्सप्लेन करूंगा, एनटीएस की बेसिस पर एडमिशन कैसे लिया जाता है, क्या क्राइटेरिया होता है, क्या नहीं होता। इट इज अ वेरी सिंपल थिंग, सही है ना? तो ये तो देखो इंजीनियरिंग का क्राइटेरिया होता है। अब चलते हैं कंप्यूटर प्रोग्राम्स के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं, जो अक्सर बच्चों जिसके बारे में वेट कर रहे होंगे ना, सर वो बीएस कंप्यूटर प्रोग्राम्स का डिफरेंट क्राइटेरिया क्या होता है, सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। और अक्सर बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के होते हैं, ए लेवल्स के होते हैं, यहाँ पे उनको काफी सारे डाउट्स होते हैं। तो आइए जरा मैं उन डाउट्स को भी क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले बेटा रिमेंबर दिस थिंग, अगर आप सीएस की किसी भी फील्ड के अंदर, जैसे आपके पास डेटा साइंसेस हो गई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गई, या फिर आपके पास कंप्यूटर साइंस का प्रोग्राम हो गया, आप किसी भी फील्ड में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इस क्राइटेरिया को मीट करना होगा फॉर दी टेस्ट। आप टेस्ट ही नहीं दे सकते अब तक आपके पे क्राइटेरिया ना हो। और ये क्राइटेरिया क्या कहता है, जरा इसको भी समझ लीजिए। ये क्राइटेरिया आपसे कहता है कि भाई आपके पास एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एसएससी के अंदर या फिर ओ लेवल्स के अंदर। एसएससी का मतलब अगेन मैट्रिक सिस्टम, और अगर आपने ओ लेवल्स लेवल्स करे तो ओ लेवल्स के अंदर एटलीस्ट 60% की इक्विवेलेंसी होनी चाहिए, और 50% आपके परसेंटेज होनी चाहिए, मिनिमम 50%, यानी कि भाई एटलीस्ट 50% लाजमी तौर के ऊपर स्टूडेंट के पास होनी चाहिए अपने सेकंड ईयर के अंदर, अपने इंटरमीडिएट के अंदर, या फिर ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी उसकी काउंट हो रही होगी। अगर ए लेवल्स का बच्चा है तो ए लेवल्स की इक्विवेलेंसी होगी। अच्छा, एक यहां पे क्वेश्चन होता है अक्सर ए लेवल्स वालों का कि सर इफ आई एम अप्लाइंग फॉर द सेम ईयर, सो अगर मेरे ए टू एग्जाम्स नहीं हुए हुए तो क्या सर मेरा एएस का रिजल्ट काउंट होगा? तो बेटा फिर आपका
एएस का रिजल्ट काउंट नहीं होगा, फिर आपका ओ लेवल्स की बेसिस के ऊपर एडमिशन हो रहा होगा। तो आपके लिए फिर क्राइटेरिया होता है 50% टेस्ट एंड 50% ओ लेवल्स मार्क्स, सही है ना? अगर आपका ए लेवल्स ए टू अभी नहीं हुआ हुआ, वाइल वो तमाम बच्चे जो इस वक्त सेकंड ईयर के अंदर हैं, जिनका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट आया हुआ होता है और सेकंड ईयर का रिजल्ट अभी आना होता है, तो उन बच्चों का फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होता है, रिमेंबर दिस थिंग। और अगर आपका सेकंड ईयर कंप्लीट हो चुका है तो फिर ऑब्वियसली आपका कंबाइंड जो भी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर एफएससी की परसेंटेज होगी वो काउंट हो रही होती है। तो एक चंद बेसिक बातें होती हैं जिनके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सेकेंडली, काफी सारे बच्चों का डाउट होता है, सर क्या मैं प्री मेडिकल बैकग्राउंड की बेसिस के ऊपर फास्ट में अप्लाई कर सकता हूं, जिस तरह नस्ट के अंदर होता है या जिस तरह आपके पास एनईटी यूनिवर्सिटी के अंदर होता है कि सर वो प्री मेडिकल का बच्चा भी सीएससी प्रोग्राम के लिए एलिजिबल है? भाई बिग नो, फास्ट में ऐसी कोई फनकारी नहीं होती है। वो तमाम बच्चे जिन्होंने इंटर के अंदर या ए लेवल्स के अंदर प्री मेडिकल के सब्जेक्ट्स रखे हुए हैं, फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है, वो तमाम बच्चे सीएस के लिए एलिजिबल ही नहीं है फास्ट के अंदर, अनलेस अनलेस वो एक एडिशनल सब्जेक्ट या तो दे ना दे या फिर देने के लिए बोर्ड के अंदर एप्लीकेशन जमा करवा ना चुके हों, यानी कि जिन्होंने एडमिशन अभी लेना है और उनका भी मैथ्स के पेपर होने वो एलिजिबल हैं। फॉर एग्जांपल एक बच्चा जिसने प्री मेडिकल के ऊपर अपना बोर्ड के पेपर्स दे रहा था, मगर उसने एडिशनल मैथ्स के सब्जेक्ट के लिए अराजी यानी कि एप्लीकेशन दे दी है, यानी कि वो अपना ग्रुप चेंज करवाने के लिए राजी हो चुका है और बोर्ड में एप्लीकेशन जमा करवा चुका है, तो ऐसा बच्चा बिल्कुल एलिजिबल है। मगर वो बच्चा जिसने ना तो एडिशनल मैथ्स अभी तक पढ़ी है, ना उसने ग्रुप चेंज करवाने के लिए कोई एप्लीकेशन दी है, वो एलिजिबल नहीं होगा। तो रिमेंबर दिस थिंग, वो तमाम बच्चे जो प्री मेडिकल बैकग्राउंड के ऊपर हैं वो फास्ट एलिजिबल नहीं होते अनलेस एंड अनटिल वो अपना ग्रुप चेंज करके प्री इंजीनियरिंग के अंदर ना आ जाए। दूसरे नंबर के ऊपर अक्सर बच्चों का एक डाउट होता है ए लेवल स्टूडेंट्स का कि सर क्या वो फिजिक्स के सब्जेक्ट हमारे ए लेवल्स में होना कंपलसरी है? तो यार देखो, इसके ऊपर दो राय हैं। एक चीज जो बहुत क्लियर है कि भाई मैथ्स तो एटलीस्ट आपके पास ए लेवल्स में होना चाहिए। अब फिजिक्स अक्सर लोग कहते हैं नहीं फिजिक्स नहीं होना चाहिए, कोई मसले की बात नहीं, अगर फिजिक्स नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, मगर मैं इसको नहीं मानता। उसके पीछे रीजन है कि देखो, फास्ट के अंदर जितने भी ए लेवल्स ओ लेवल्स के बच्चे होते हैं ना, आपको आईबीसीसी की इक्विवेलेंसी जमा करवानी होगी, और आईबीसीसी की इक्विवेलेंसी आपको उसी कंडीशन पे मिलेगी अगर आप आईबीसीसी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे तो उसने साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई प्री इंजीनियरिंग ग्रुप के लिए आपके पास 8 के करीब पाकिस्तानी बेस एग्जामिनेशन होने चाहिए और 5 के करीब ओवरसीज बेस एग्जामिनेशन होने चाहिए। इसका मतलब है कि भैया आपको आईबीसीसी की वेबसाइट के ऊपर अगर आप जाओगे ना, तो साफ तौर पे लिखा हुआ है कि भाई 5 आपके पास ओवरसीज बेस एग्जामिनेशन होने चाहिए और आपके पास 8 के करीब पाकिस्तान बेस एग्जामिनेशन होने चाहिए, और उसके अंदर फिजिक्स मौजूद है। और मिनिमम ग्रेड आपके कुछ भी हो, ई ग्रेड वाला भी ए लेवल्स का बच्चा एडमिशन ले सकता है, अगर उसका मेरिट फॉर्म होता है उसका एडमिशन मिल जाएगा। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा, फिजिक्स इज अ कंपलसरी थिंग, तो आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो आप अगेन फास्ट के डायरेक्टर को या रिएक्टर को एक ईमेल डाल सकते हो वेबसाइट के थ्रू। आप जिस भी कैंपस के लिए एलिजिबल हो रहे हो, आप किस भी कैंपस के लिए एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसके रिएक्टर को एक ईमेल डाल दो, डायरेक्टर्स को एक ईमेल डाल दो कि सर मेरे साथ ये एक इशू आ रहा है, तो या तो मैं इसको कवर अप कर लूंगा या इसको मैं एडिशनली एग्जाम आगे अभी चल के ए2 के साथ दे देता हूं, तो प्लीज आप मुझे एलिजिबल उसके लिए मीट करवा दें। तो वो एक आपके लिए एक एक्सेप्शनल केस बन सकता है, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। मैं ये चीज मैं बहुत क्लियरली बता देता हूं कि भाई जिन बच्चों का ए लेवल्स का रिजल्ट नहीं आया हुआ होगा उनको ओ लेवल्स की बेसिस पर एडमिशन मिल रहा होता है, सही है ना? जो स्पेशली जो ए2 के स्टूडेंट्स होते हैं। अच्छा, अब आपके पास ये देखिएगा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है। रिमेंबर दिस थिंग मेरे प्यारे शागिर्दों, सिलेक्शन क्राइटेरिया हमारे पास क्या आ रहा होता है कि भाई जितनी भी सीएस रिलेटेड फील्ड्स आ रही हैं, डेटा साइंसेज हो गई आपके पास, या पर्टिकुलरली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या हमारे पास साइबर सिक्योरिटी हो गई, या सीएस हो गई, या एसई हो गई, तो भाई इनके लिए जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है ना, ये 50% टेस्ट है। 50% टेस्ट है, 10% मैट्रिक या ओ लेवल्स है, 40% इंटरमीडिएट या फिर ए लेवल्स है। अब ये टेस्ट कैसे बनता है, देखो ये मेरिट क्राइटेरिया का मतलब क्या है। 50% आपके पास क्या है, टेस्ट के नंबर है। 10% आपके पास क्या होगा, एसएससी होगा यानी कि मैट्रिक होगा, और आपके पास रिमेनिंग 40% जो है वो इंटरमीडिएट साइड से आ रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जरा एग्जाम्पल भी दिखा देता हूं कि लेट सपोज एक स्टूडेंट है, जिस स्टूडेंट ने 65 मार्क्स स्कोर करे हैं टेस्ट के अंदर, सही है ना? उस स्टूडेंट के लेट सपोज मैट्रिक के अंदर या ओ लेवल्स के अंदर जो उसकी इक्विवेलेंसी है ना, वो 79 की है। फॉर एग्जाम्पल एक जनरल कंडीशन आपको देता हूं, बहुत सारे बच्चों का ये हो सकता है, तो आप समझ सकेंगे कि भाई मेरिट क्राइटेरिया क्या होता है सीएस फील्ड्स का। अच्छा, इसी तरीके से उस बच्चे के इंटर के अंदर फॉर एग्जांपल 65 परसेंटेज है, या ओ ए लेवल्स के अंदर उसकी जो परसेंटेज है, ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी 65 है, तो अब देखो मेरिट उसका बनेगा कैसे। तो मेरिट कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अक्सर लोगों को मेरिट कैलकुलेट करना नहीं आ रहा होता। तो भाई टेस्ट के जो 65 मार्क्स है ना, जो टेस्ट में 65 नंबर लिए हैं, टेस्ट का देखो वेटेज कितना है, 50% है। तो आपने सिंपल तरीके से क्या करना है, 0.5 से मल्टीप्लाई करवा देना है। भाई 0.5 से मल्टीप्लाई करवाने 50% का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई बाय आपके क्या करवाओगे, परसेंटेज को उसमें नॉर्मल में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड बाय 100 करते हैं ना, नॉर्मल सी बात है। कल को आज जब मुझसे अगर फास्ट की तैयारी करने के लिए मेरे एडमिशन लोगे, तो सारी बेसिक मैथ में सिखा रहा होता हूँ कि भाई परसेंटेज से नॉर्मल में
जानते कैसे, डिवाइड बाय 100, तो क्या बन गया 0.5, तो यानी कि 0.5 को 65 से आपने मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो उस बच्चे के मैट्रिक में कितने नंबर है, 79 है, तो मैट्रिक कितने परसेंट काउंट हो रहा है, सिर्फ 10%, तो आपने क्या करना है 0.10 को मल्टीप्लाई करवा दोगे किसके साथ, 79 से, और उस बच्चे के 65% मार्क्स आ रहे हैं ए लेवल्स में, 69 कर लो, उसको मसले की बात नहीं है, लेट सपोज 69 आ रहे हैं ए लेवल्स के अंदर या सेकंड ईयर के अंदर, तो भाई 69 को मल्टीप्लाई करवाओगे किसके साथ, 0.40 के साथ। अब आप इसकी इक्विवेलेंसी निकाल लो, क्या बन गई, अगर मैं 0.5 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 65 के साथ, और फिर 0.10 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 79 के साथ, और फिर 69 को मल्टीप्लाई करवाता हूं 0.40 के साथ, तो क्या आ गई, 68 आ गई, यानी कि आपका मेरिट क्या है, 68 के बराबर है। अब 68 मेरिट कराची या पेशावर में तो चलेगा, फैसलाबाद, लाहौर, इस्लामाबाद में नहीं चलेगा भाई, पहले बता रहा हूं। तो भाई ये आपकी इक्विवेलेंसी बन गई सीएस की फील्ड्स की। तो भाई सिलेक्शन क्राइटेरिया का मतलब क्या, मेरिट क्राइटेरिया फॉर कंप्यूटर फील्ड्स। क्या मेरिट क्राइटेरिया कैसे निकाला, देखो बहुत सिंपल है, मैं आपको इसीलिए एग्जांपल्स के साथ बता रहा हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए, क्लियर है बेटा, कि आपको देखो टेस्ट 50% काउंट होगा, 10% मैट्रिक या ओ लेवल्स काउंट होगा, और 40% इंटरमीडिएट काउंट हो रहा होगा या ए लेवल्स काउंट हो रहा होगा। अगर एक स्टूडेंट ऐसा है जो अभी A2 के अंदर बैठा हुआ है, फॉर एग्जांपल इफ स्टूडेंट इज करंटली सिटिंग इन A2 एग्जाम्स, यानी कि वो बच्चा भी A2 के पेपर्स देगा, लेट सपोज वो A2 के पेपर्स अभी दे रहा होगा, तो फिर उस केस के अंदर उसका ए लेवल्स काउंट नहीं होगा, उस केस के अंदर उसका जो मेरिट क्राइटेरिया होता है वो 50% टेस्ट प्लस 50% ओ लेवल्स की इक्विवेलेंसी होती है, सही है ना, तो इस बेसिस के ऊपर उसको एडमिशन मिल जाएगा। मगर अगर कोई बच्चा सेकंड ईयर में बैठा हुआ है ना, तो भाई उसका फर्स्ट ईयर का रिजल्ट काउंट होगा, यानी कि उसकी फर्स्ट ईयर की परसेंटेज काउंट होगी, और जो बच्चे गैप ईयर वाले होते हैं उनका कंप्लीट सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर काउंट होगा लाजमी तौर पे, उनका फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होगा सिर्फ। तो भाई ये चीज जहन में रखा करें, अक्सर बच्चे एक तो मुझसे ये वाला क्वेश्चन पूछते हैं, सर मैं गैप ईयर के ऊपर हूं, मेरा फर्स्ट ईयर काउंट क्यों नहीं होगा। अरे भाई आपका चूंकि इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है, किसी बच्चे का अगर इंटरमीडिएट कंप्लीट हो चुका है तो उसकी जो कंबाइंड मार्कशीट होती है ना सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर की, वो काउंट होती है। और अगर एक बच्चा भी सेकंड ईयर के अंदर मौजूद है और सेकंड ईयर के पेपर्स को दे रहा है, तो उस सूरत में फर्स्ट ईयर काउंट होगा। सिमिलरली एक बच्चा अगर इंप्रूवर है, फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सेकंड ईयर के सब्जेक्ट को रिपीट कर रहे होते हैं, तो भाई उस केस के अंदर भी उनका लास्ट ईयर का सेकंड ईयर का रिजल्ट ही काउंट होगा, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का, उनका फर्स्ट ईयर का काउंट नहीं होगा। ये पाकिस्तान भर की पॉलिसी है एचईसी की तरफ से, कि भाई कोई इंप्रूवर बच्चा भी होता है ना, तो उसका लास्ट रिजल्ट ही काउंट होता है, अगर तो उसका न्यू रिजल्ट नहीं आया हुआ तो उसका लास्ट रिजल्ट ही काउंट होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर काउंट नहीं होगा उसका भी। जो बच्चे सिर्फ सेकंड ईयर में बैठे हुए उनका सिर्फ फर्स्ट ईयर भी काउंट होगा, सिर्फ फर्स्ट ईयर के उनके परसेंटेज काउंट हो रही होगी, फर्स्ट ईयर के मार्क्स सिर्फ काउंट हो रहे होंगे। अदरवाइज अगर आपका सेकंड ईयर हो चुका है तो फिर आपकी कंबाइंड मार्कशीट होगी वो काउंट हो रही होगी। तो चंद बेसिक बातों को मालूम होना चाहिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, अभी प्री मेडिकल स्टूडेंट हु हैव पास द एडिशनल मैथ्स और आर वेटिंग फॉर द रिजल्ट आर एलिजिबल टू टेक द एडमिशन इन द कंप्यूटर प्रोग्राम, है ना मेरा प्यारा बेटा। अच्छा, इसी तरीके से हमारे पास आता है अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बीबीए, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक। तो भाई जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, इंजीनियरिंग के बच्चे होते हैं, यहाँ पे हर जगह एलिजिबल हैं। प्री मेडिकल वाले भी कुछ केसेस में एलिजिबल हैं। तो भाई यहाँ पे हमारे पास कॉमर्स वाले भी आ जाते हैं, जिन बच्चों के ए लेवल में कॉमर्स के सब्जेक्ट थे, या जो प्री इंजीनियरिंग के अंदर इंटर के अंदर एफएससी में उसके कॉमर्स सब्जेक्ट थे, वो भी एलिजिबल है इन 4-5 प्रोग्राम्स के लिए, जिसमें अकाउंटिंग एंड फाइनेंस भी आ जाता है, जिसमें बीबीए भी आ जाता है, जिसमें बिजनेस एनालिटिक्स भी आ जाता है, जिसमें फिनटेक भी आ जाता है। अब इसके लिए देखो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अगेन सेम कंप्यूटर साइड वाला ही है, कि भाई आपके पास मैट्रिक के अंदर आपकी परसेंटेज 60% होनी चाहिए मिनिमम, और मिनिमम परसेंटेज आपकी इंटरमीडिएट के अंदर या ए लेवल्स के अंदर 50% होनी चाहिए। और इसका जो टेस्ट का क्राइटेरिया होता है सेम इसका कंप्यूटर साइड वाला ही होता है, कि इसके अंदर देखो 50% आपके काउंट होंगे टेस्ट के मार्क्स, फिर 10% आपकी काउंट होगी एसएससी यानी कि मैट्रिक्स के मार्क्स, और आपके पर्टिकुलरली 40% काउंट हो रहा है इंटरमीडिएट के मार्क्स। तो ये चीज आपका सेम वही क्राइटेरिया आ रहा है। तो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, डेटा साइंस, बीबीए, तो ये सारी सब्जेक्ट जो आते हैं ना, ये सारे जो प्रोग्राम्स आ रहे हैं आपके पास, सारे के सारे किसके अंदर आ रहे हैं, ये आपके थर्ड तरह की कैटेगरी जो हमारी होती है उसके अंदर आ रहे होते हैं। इसमें कॉमर्स का बच्चा भी एलिजिबल होता है, और कुछ केसेस के अंदर प्री मेडिकल वाला बच्चा भी एलिजिबल है, आप अप्लाई कर सकते हैं, और प्री इंजीनियरिंग वाला तो वैसे एलिजिबल है। तो भाई ये तो मैंने आपको बता दिया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फास्ट का क्या होता है। अब देखो फास्ट का टेस्ट कैसे लिया जाता है, और फास्ट की टेस्ट की तैयारी कैसे करनी है, कैलकुलेटर अलाउ होता है नहीं होता, नेगेटिव मार्किंग जो होती है वो कैसे होती है, क्या होती है, सारी बातें डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब देखो फास्ट के टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप अप्लाई कर रहे हैं बीबीए के अंदर, या बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, बिजनेस एनालिटिक्स, फिनटेक, तो उस सूरत के अंदर देखो आपके टेस्ट के सब्जेक्ट्स क्या होंगे। इंग्लिश 10% आएगी, ऐसे राइटिंग के 15% नंबर आएंगे, यानी कि 15 मार्क्स के ऐसे राइटिंग आ रही है, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 25 नंबर्स की आ रही है, और बेसिक मैथ्स 50 नंबर की आ रही है। बाय द वे मेरी एक डिटेल प्लेलिस्ट मौजूद है यूट्यूब के ऊपर बेसिक मैथ्स की, आप आराम से बैठ के घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, किसी मशहूर कोचिंग सेंटर को, किसी एकेडमी को, किसी फजूल किस्म के इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है, आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। मोर देन 90% ऑफ द स्टूडेंट्स स्टडिंग इन फास्ट आर माय करंट स्टूडेंट्स। तो भाई फास्ट के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 90% ज्यादा बच्चे अब
किसी भी कैंपस में चले जाओगे, आप मैथफ्लिक्स का नाम लो, कोई ना कोई बच्चा अल्हम्दुलिल्लाह आपको ऐसे बेतहाशा मिलेंगे जो जानते होंगे, क्योंकि भाई वो सारे यूट्यूब से पढ़ के गए थे, मेरे बैचेस से पढ़ के गए थे। तो यूट्यूब पे मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट डाला हुआ है, आराम से बैठ के तैयारी कर सकते हो फास्ट यूनिवर्सिटी की। मेरे प्यारे शागिर्दों, देखो बीबीए के लिए, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस के लिए, बिजनेस एनालिटिक्स के लिए, फिनटेक के लिए आपका टेस्ट अलग होगा। इसके अंदर आपके 10 नंबर का पोर्शन आएगा एसए का, सॉरी 10 नंबर का पोर्शन आएगा इंग्लिश का, 15 नंबर का पोर्शन आता है एसए राइटिंग का, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 25 नंबर्स के लिए आती है, बेसिक मैथ्स आपको 50 नंबर की। चीज ध्यान में रखिएगा, फास्ट कभी भी अपने टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यू डिस्क्लोज नहीं करता, मगर नॉर्मली टोटल नंबर ऑफ एमसीक्यूज कितने होते हैं, 120 एमसीक्यूज होते हैं, जो आपको 100 मिनट्स के टाइम स्पैन में कंप्लीट करने होते हैं। सही है ना? तो ये परसेंटेज आपको गिवन है, ये नंबर ऑफ एमसीक्यूज की तादाद नहीं गिवन। बहुत दफा 100 एमसीक्यूज भी आते हैं, बहुत दफा 120 एमसीक्यूज भी आते हैं। 120 एमसीक्यूज और कंफर्म एमसीक्यूज, ये पिछले 5 सालों से जो पेपर पैटर्न फास्ट का चल रहा है उसमें 120 एमसीक्यूज देते हैं, और वो इस तरीके से ब्रेक डाउन होते हैं कि 10% पोर्शन इंग्लिश का होगा। ये परसेंटेज में लिखा हुआ है, ध्यान में रखिएगा। इसका मतलब क्या है? 10% इंग्लिश का पोर्शन है, एसए राइटिंग 15% की आएगी, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 25% पोर्शन आएगा, बेसिक में 50% का आएगा। मैं भी इनको डिटेल में समझा रहा हूँ आपने किस तरीके से तैयारी करनी है, ऐसे क्या होता है क्या नहीं होता। सिंस आई एम आल्सो इंजीनियर बाय द वे, नॉट ओनली दिस, आई एम आल्सो एन आईबीए ड्रॉप आउट। तो बेटा हम लोगों के जमाने में तो ऐसे होता था आईबीए के अंदर प्रॉपर, तो मैं आपको वो समझा रहा हूँ ऐसे की तैयारी वगैरह कैसे की जाती है, क्या होती है क्या नहीं होती, सही है ना? आईक्यू के ऊपर अगेन मेरी एक डिटेल प्लेलिस्ट मौजूद है, उस प्लेलिस्ट को अगर आपने कवर कर लिया ना, 4 लेक्चर होंगे मुश्किल से, उन चारों लेक्चर्स को कवर अप कर लो, सारे फास्ट के पास पेपर्स के ऊपर, नर्स के पास पेपर्स के ऊपर मैंने डिजाइन करे हुए, आप आराम से जो है ना 100 आउट ऑफ 100 नंबर लेकर आ सकते हो फास्ट के टेस्ट के अंदर, एंड यू कैन इवन स्कोर अ पोजीशन। मैं भी इसके ऊपर आऊंगा, स्कॉलरशिप कैसे मिलती है क्या मिलती है। अच्छा, अब देखो मेरे प्यारे शागिर्दों, अगर आप सीएस या फिर इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई कर रहे हो, उस सूरत के अंदर अब फास्ट का टेस्ट चेंज हो चुका है। पहले यहाँ पे फिजिक्स का पोर्शन होता था, फिजिक्स का पोर्शन भी नहीं आ रहा होता फास्ट के टेस्ट के अंदर। इंग्लिश 10% की आती है, आपके पास एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यू 20% की आती है, बेसिक मैथ्स 20% की है, एडवांस मैथ्स 50% की है। एडवांस मैथ्स सबसे कॉम्प्रिहेंसिव होती है भाई, उसकी तैयारी बहुत तरीके से करनी है, एनटीएस वाला मजाक नहीं होता। एनटीएस के अंदर तभी मेरिट ज्यादा होता है कि एनटीएस का टेस्ट बहुत ईजी होता है, वाइल यहाँ पे फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है वो हर साल कम्पिटेटिव होता जा रहा है, हर साल उसका डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। तो याद रखिएगा, एडवांस मैथ्स 50% की है, बेसिक मैथ्स 20% का है, एनालिटिकल स्किल्स एंड आईक्यूज ऑफ 20% पोर्शन, और इंग्लिश का 10% पोर्शन होता है। अगेन 120 मार्क्स आपके पास पेपर के अंदर, 120 एमसीक्यूज होंगे, 100 आपके पर्टिकुलरली मिनट्स गिवन होंगे आपको आपको 100 मिनट्स के अंदर, यानी कि तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट के अंदर आपको पेपर कंप्लीट अप करना है। नेगेटिव मार्किंग होती है, कैसे होती है भी उसको समझाऊंगा, और कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता। बाय द वे आगे फिर एमबीए और एमएस वगैरह के प्रोग्राम्स लिखे हुए हैं। अच्छा, एक चीज आपने अपने जहन में रखनी है कि भाई सेफ साइट के लिए, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर सेफ साइट के लिए हमारा एनयू की बेसिस के ऊपर मेरिट क्या होना चाहिए। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, सेफ साइट के ऊपर आपका एनयू का मेरिट, यानी कि फास्ट के अपने टेस्ट का जो मेरिट होना चाहिए वो 70 to 75% बनना चाहिए। मेरिट कैसे बनता है वो मैं आप तमाम लोगों को सिखा चुका हूं, जो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो अंदाजन आपका जो मेरिट होना चाहिए वो 75% मेरिट मोर देन इनफ है। अगर आपके पास एक अच्छा कैंपस है, जैसे लाहौर हो गया, इस्लामाबाद हो गया, फैसलाबाद हो गया, यहाँ पे 75 प्लस का मेरिट आपका सेफ साइड के ऊपर है। वाइल कराची या पेशावर के अंदर आपका जो मेरिट है 70 to 72 प्लस है, तो आप सेफ साइड के ऊपर आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये एनयू मेरिट है। एनयू मेरिट का मतलब क्या है? फास्ट के टेस्ट का मेरिट, यानी कि भाई टेस्ट के मार्क्स जो आएंगे, आप अपने मैट्रिक और अपने इंटरमीडिएट और अपने ए लेवल्स के साथ अगर अगर मेरिट निकालो तो आपका मेरिट इतना बनना चाहिए, सही है ना? अच्छा, नेगेटिव मार्किंग फास्ट में कैसी होती है? फिर तमाम बच्चे इसमें अप्लाई भी कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से बच्चे अप्लाई करते हैं। रिसेंटली भी नस्ट के बेतहाशा बैचेस थे मेरे, उसके अंदर 160, 162, 159 आराम से बच्चों ने स्कोर अप करा है भाई। इसकी खास बात ये होती है कि पूरे कोर्स की फीस 6500 7000 के अराउंड होती है, और इसके अंदर आपको तमाम सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, बेसिक मैथ्स, एडवांस मैथ्स, आईक्यू, इंग्लिश, जनरल मैथ्स, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव। और आपको कंप्लीट कोर्स की रिकॉर्डिंग स्टार्टिंग में प्रोवाइड कर दी जाती है, मगर ईच एंड एवरीथिंग लाइव पढ़ाई जाती है, दोबारा से पढ़ाई जाती है, हर चीज आपको लाइव पढ़ाई जाएगी। मल्टीपल ग्रैंड टेस्ट होते हैं, फास्ट के पास पेपर्स के ऊपर प्रैक्टिस करवाई जाती है। तमाम टीचर जो अपने लेक्चर्स ले रहे होते हैं उसमें फास्ट के पास पेपर्स का बड़ा ख्याल रखते हैं। तो भाई ये नेट के नेट फोर अगर आप देना चाह रहे हो, फास्ट का टेस्ट देना चाह रहे हो, अगर आप एनईटी का टेस्ट देना चाह रहे हो, एनईटी का टेस्ट भी जस्ट राउंड द कॉर्नर है अभी, तो भैया उन तमाम बच्चे जो इन तमाम चीजों की तैयारी करना चाह रहे हैं ना, सिंपल फीस 7000 रुपीज होती है, और उसके अंदर तमाम चीजें पढ़ाई जाएंगी। आप फास्ट के लिए टेस्ट देना चाह रहे हो, फास्ट का टेस्ट दे सकते हो, आप नस का नेट फोर देना चाह रहे हो, नेट थ्री नेट फोर उसमें दे सकते हो, आप ईकेट का टेस्ट देना चाह रहे हो, एनईटी यूनिवर्सिटी का, प्यास का, जीआईकेआई का, या फिर आप कॉमसेट्स का टेस्ट देना चाह रहे हो, एनईटी का, दाऊद का, केयू का, किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देना चाह रहे हो, ये पूरे कोर्स की फीस है, इसमें हर चीज कवर करवाई जाएगी, हर यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपको लेके चला जाता है, ईच एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव, सही है ना? तो आप इसमें बिल्कुल कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर गिवन है मेरा, आप इसके जरिए न्यू बैच में एनरोल हो सकते हो। वैसे न्यू बैच मेरा 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और अभी एक रीसेंट बैच है, तो आप चाहो तो उसमें एनरोल हो जाओ, नहीं तो न्यू बैच के साथ भी एनरोल हो सकते हो। अच्छा, सेकंड नंबर के ऊपर फास्ट में नेगेटिव मार्किंग कैसे होती है? देखो, फास्ट के अंदर अगर आपके पास हर सब्जेक्ट के अंदर आपके नेगेटिव मार्किंग का क्राइटेरिया डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, पूरे पेपर के अंदर अगर आप कहीं पे भी गलत एमसीक्यूज को टिक करते हो तो नेगेटिव के 0.25 मार्क्स कट होंगे। फॉर एग्जांपल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि यार लेट सपोज अगर आपने 4 एमसीक्यूज को गलत कर दिया, अगर आपने 4 एमसीक्यूज को गलत कर दिया, तो आपने जो एक एमसीक्यू सही किया था ना, उसका जो एक नंबर आपको मिला था वो भी
कैंसिल आउट हो जाएगा। सेकेंडली फास्ट का टेस्ट कंप्राइज होता है, तो मैं उसको भी आगे चल के एक्सप्लेन कर रहा हूँ किस तरह का सरफेस होता है, किस तरह का क्या होता है, वो सारी चीजें भी बताऊंगा मैं आपको। दूसरे नंबर के ऊपर याद रखिएगा, इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग डिफरेंट है। इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग क्या होती है? 0.125। अच्छा, 0.125 का मतलब क्या है? यानी कि इंग्लिश के अंदर आपके पास जो नेगेटिव मार्किंग आ रही है डेट इज 0.125। इसका बेसिक मतलब क्या है बेटा? इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग कैसी होती है? 0.125। यानी कि इंग्लिश के अंदर अगर आपने 8 MCQ को गलत कर दिया, मतलब ऐसे भी लेजेंड होते हैं जो इंग्लिश में 8 MCQ गलत करके आ रहे हैं, वरना इंग्लिश सबसे आसान सब्जेक्ट होना चाहिए। तो भाई इंग्लिश के अंदर अगर 8 MCQ को गलत करोगे ना, तो एक करेक्ट MCQ का आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो इंग्लिश के अंदर नेगेटिव मार्किंग थोड़ी कम है, मगर बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर 4 MCQ गलत करने के ऊपर एक सही MCQ के नंबर कट हो जाएंगे। मगर इंग्लिश के अंदर अगर आप 8 MCQ गलत करोगे तो फिर एक नॉर्मल आपका नंबर कट रहा होगा, और एक नंबर कहीं से भी कट सकता है, ये नहीं कि सिर्फ इंग्लिश से कटेगा, कहीं से भी कट सकता है भाई। तो इंग्लिश के अंदर अगर आप 8 MCQ को गलत कर रहे हो तो फिर आपका एक नंबर कट हो रहा है। तो नेगेटिव मार्किंग फास्ट में इस तरीके से होती है कि भाई अगर आप इंग्लिश के अलावा बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के अंदर गलतियां करते हो, गलत करते हो MCQs, तो भाई आपके नेगेटिव 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। बट इंग्लिश के अंदर क्या होता है? 0.125 की नेगेटिव मार्किंग होती है। अच्छा, अगर नेगेटिव मार्किंग किसी भी यूनिवर्सिटी में जब होती है ना, तो एज अ टीचर, एज एन एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर, हम हमेशा बच्चे को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई तुक्के नहीं मारो, फिर गलत तुक्के मत मारो, क्योंकि देखो 4 MCQ गलत करने के ऊपर एक सही MCQ गलत हो जाएगा, सही है ना? तो भाई आपने करना क्या है? आपने ये चीज लाजमी तौर पर रखनी है कि भाई आपने फजूल के तुक्के नहीं मारने। आपने हमेशा पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी में आगे चल के भी डिफाइन करूंगा, भी थोड़ी सी बता भी देता हूं कि देखो एज एन एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर हमेशा बच्चों को हम इंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई पेपर के अंदर पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, कभी भी लाइन वाइज क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट ना करो, क्योंकि लाइन वाइज क्वेश्चंस के अंदर हमेशा जो टाइम सकर्स होते हैं वो स्टार्टिंग के अंदर डाले जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि भाई टाइम सकर्स को अवॉइड करना है। टाइम सकर्स एक ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो कि लेंदी होते हैं, जो कि डिफिकल्ट होते हैं, जो कि बहुत से केसेस में आपको आते भी नहीं होते हैं। तो अक्सर बच्चे क्या करते हैं? उसी में वक्त जाया करते हैं। अब वक्त जाया करते रहते हैं, तो देखो 100 मिनट का टाइम है, 100 मिनट आपके विद इन सेकंड में कंप्लीट हो खत्म हो जाएंगे। आपके पास ऑन एवरेज एक MCQ में 1 मिनट का टाइम भी नहीं बच रहा होगा। तो भाई आपने क्या करना है कि टाइम सकर्स को हमेशा अवॉइड करना है, मुश्किल क्वेश्चंस को हमेशा छोड़ देना है, और आप इजीली आगे नेक्स्ट 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 कर सकते हो। अभी मैं आपको इंटरफेस भी दिखाता हूं कि भाई किस तरीके से फास्ट का टेस्ट लिया जाता है, फास्ट यूनिवर्सिटी का टेस्ट होता कैसे, उसका इंटरफेस क्या होता है, वो भी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मगर रिमेंबर दिस थिंग, किसी भी यूनिवर्सिटी के अंदर जब नेगेटिव मार्किंग होती है तो हमेशा आप इजी MCQs को पहले अटेम्प्ट करते हो, देन मॉडरेट MCQs के ऊपर जाते हो। जो सेक्शन आपको अच्छा लगता है उसको पहले अटेम्प्ट करो हमेशा, और लास्ट के अंदर जो डिफिकल्ट MCQs होते हैं उसके ऊपर मूव किया जाता है, और फिर वहां पे बड़े ध्यान से तुक्के लगाए जाते हैं। और तुक्के ऐसे नहीं होते कि रैंडमली आपने अल्लाह का नाम लेके लगा दिए। एलिमिनेशन मेथड को यूटिलाइज करवाने को मैं हमेशा मशवरा देता हूं बच्चों को, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग है, अगर आपने लेट सपोज 60 MCQs आपने करे तो उनमें 20 आपके नेगेटिव मार्किंग में कट गए तो आपके लिए मसला हो जाएगा मेरा बेटा। तो नेगेटिव मार्किंग एग्जिस्ट कर रही है, तो इसीलिए आपने बहुत ध्यान से MCQs को टेकअप करना है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। आगे मूव करेंगे तो भाई ये एक छोटा सा मेरा रिजल्ट कार्ड आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। एनईटी के अंदर लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों ने 90+ मार्क्स स्कोर करे थे। अभी रिसेंटली अब्दुल हादी ने माशाल्लाह से 157 मार्क्स स्कोर करे फास्ट के नेट 2 के अंदर। इसी तरीके से हमारे पास एक और स्टूडेंट थे आके वाली, जिन्होंने 156 का मार्जिन स्कोर किया था। इसी तरीके से हमारे पास आलिया फरमान थी, जिन्होंने 150+ स्कोर करे थे। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली स्कोर कर रहे हैं, तो भाई मैं आपको भी रिकमेंड करूंगा लाजमी तौर के ऊपर लाइव बैच को आप ज्वाइन अप कर सकते हैं। न्यू बैच 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है, और रिसेंट बैच मेरा भी स्टार्ट हुआ है। ये PDF फाइल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अदरवाइज आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर मैं PDF फाइल शेयर कर दूंगा। यहाँ पे मैंने सारे लिंक डाले हुए हैं भाई, फास्ट की कंप्लीट गाइड के हवाले से, फास्ट की कंप्लीट मैथ्स प्लेलिस्ट, फास्ट के पास्ट पेपर का सॉल्यूशन, फास्ट के पेपर्स एंड सो ऑन। अच्छा, फास्ट की टेस्ट की डेट्स क्या हैं, जरा वापस आते हैं। अब देखो फास्ट की टेस्ट की डेट क्या है। इस दफा जो फास्ट की 2024 की टेस्ट डेट कंफर्म होकर आ चुकी है, वो क्या टेस्ट डेट आ रही है कि देखो फास्ट के जो फॉर्म्स आएंगे, ऑनलाइन फॉर्म्स होते हैं, वो ऑनलाइन फॉर्म्स कब आ रहे होंगे? 20 मई से लेके 5 जुलाई तक के ऑनलाइन फॉर्म्स होंगे। यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी के हमारे पास जो ऑनलाइन फॉर्म्स आ रहे हैं वो इस दफा कब आ रहे हैं भाई? 20 मई से लेके 5 जुलाई तक के ऑनलाइन फॉर्म्स आप फिल कर सकते हो। आप फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाओगे, अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करोगे, अपना पोर्टल डिजाइन करोगे, पहले साइन अप के ऑप्शन के ऊपर जाओगे, आपको एक ईमेल पासवर्ड आपकी ईमेल के ऊपर आएगा, उसको वापस लाके अपने उसके ऊपर डालोगे, आपका सिंपल तरीके से अकाउंट बन जाएगा। बेसिक डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करोगे, डोमिसाइल वगैरह कोई नीड नहीं होती, आपका सिंपल बे फॉर्म हो या आपका NIC हो, उसकी बेसिस के ऊपर आपका तमाम प्रोसेस होता जाएगा। फीस वगैरह को आप पे करोगे, आपके पास एक पर्टिकुलरली एडमिट कार्ड आ जाएगा। मैं हमेशा बच्चों से रिकमेंड करता हूं कि भाई स्टार्टिंग के अंदर फॉर्म फिल मत किया करो, कोशिश किया करो कि एटलीस्ट आप जून के एंड तक फॉर्म को फिल करो आराम से, ताकि आपको टेस्ट की डेट थोड़ी बाद की मिले, सही है ना? अच्छा, टेस्ट जो इस दफा फास्ट का होगा वो 8 से लेके 19 जुलाई के दरमियान होगा, और मेरिट टेस्ट जो अनाउंस होगी फास्ट की वो 23 जुलाई को होगी। ये कंफर्म डेट्स हैं भाई, ये कोई मुश्किल नहीं है। और जो टेस्ट आपकी जो इस दफा क्लासेस स्टार्ट हो रही होंगी बेटा, वो 19 अगस्त से हो रही होंगी, और 26 जुलाई से लेकर 13 अगस्त तक वो जो भी आपने फीस वगैरह देनी होती है वो सब जमा हो रहा होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सीट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होती हैं? तो बेटा रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर सर क्या कोई मेरिट की सीट्स अलग होती हैं, सेल्फ फाइनेंस की सीट्स अलग होती हैं? तो अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन मेरे पास आ रहा होता है
सर क्या फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर भी कोई सेल्फ फाइनेंस रिलेटेड कोटा होता है, या सर कोई डोमिसाइल का कोटा होता है, ऐसा कुछ होता है? तो भाई ऐसी कोई फनकारी फास्ट साइट के ऊपर नहीं होती है। फास्ट साइट के ऊपर हर बच्चे को सीट उसके टेस्ट के स्कोर के हिसाब से, उसके मेरिट के हिसाब से मिलेगी। तो भाई फास्ट के अंदर कोई रूरल एरिया का, कोई अर्बन एरिया की ऐसी कोई फनकारी मौजूद नहीं है, सिंस इट इज अ प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी और सबके लिए इक्वल मौके मौजूद हैं। भाई कोई सिंध के अंदर रहता है, कोई पंजाब में रहता है, कोई केपीके में रहता है, कोई आजाद कश्मीर के किसी गांव में रहता है, या कोई बलूचिस्तान के अंदर रहता है, आप सिंपल तरीके से टेस्ट के अंदर अच्छा परफॉर्म करोगे, आपका अगर अच्छा मेरिट स्कोर बनेगा, आपको आराम से सीट मिल सकती है। बट अगर आपका मेरिट स्कोर खराब है, तो यहाँ पे सेल्फ फाइनेंस जैसी कोई बेकार किस्म की चीज नहीं होती है। आपको मेरिट के हिसाब से, कैपेबिलिटीज के हिसाब से आपको सीट मिल रही होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सही है ना? सिमिलरली बीबीए साइट के ऊपर इंटरव्यू वगैरह कुछ भी नहीं होते। आपकी जो मेरिट लिस्ट अनाउंस होगी वो 23 जुलाई को होगी, और पहली जो मेरिट लिस्ट होती है 99% वही स्टूडेंट्स रहते हैं। सेकंड मेरिट लिस्ट उस वक्त अनाउंस होती है कि अगर कुछ बच्चे अपनी सीट्स को छोड़ के चले जाएं, तो अगर वो छोड़ देते हैं सीट्स को, तो फिर आपके पास 12 अगस्त तक, 2 अगस्त तक आपकी सेकंड मेरिट लिस्ट आ रही होगी। अगर नॉर्मली सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आती, तो इसका मतलब ये होता है कि भाई आपको एडमिशन किसी सूरत नहीं मिल रहा अब, सही है ना? और अगर उनके पास कोई सीट खाली बचती है, तो वो बच्चे को खुद ही कॉल अप करके, ईमेल करके बच्चों को बुला लेते हैं। एक तो अक्सर बच्चे परेशान रहते हैं, सर वो 23 जुलाई की लिस्ट के अंदर मेरा नाम नहीं आया, यानी कि पहली मेरिट लिस्ट में, तो सेकंड मेरिट लिस्ट कब आएगी? भाई सेकंड मेरिट लिस्ट नहीं आएगी अगर तो किसी बच्चे ने अपनी सीट को छोड़ दिया, किसी बच्चे ने एडमिशन नहीं लिया, उस सूरत के अंदर आपके पास पर्टिकुलरली एक और मेरिट लिस्ट आती है, या फिर ईमेल के थ्रू बच्चों को इन्फॉर्म किया जाता है कि भाई आपको एडमिशन दे रहे हैं, आपके मेरिट का नंबर बन रहा है, तो आपको एडमिशन दे रहे हैं, सही है ना? तो अदरवाइज कोई और दूसरी प्रॉपर मेरिट लिस्ट नहीं आएगी। आपको ईमेल के थ्रू बता दिया जाता है कि भाई आपकी पर्टिकुलरली नाम कॉल आउट हो गया और आपका मेरिट के ऊपर बन रही है, क्योंकि किसी बच्चे ने सीट लेफ्ट आउट करी थी, तो आपको एडमिशन मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस कंसीडर कि फास्ट इस्लामाबाद के अंदर या फास्ट लाहौर में 70 मेरिट के ऊपर सीएस क्लोज हुआ फॉर एग्जाम्पल। अब किसी बच्चे की 69.99% मेरिट बन रहा है, 69.9 बन रहा है, तो अगर किसी बच्चे ने ऊपर अपनी सीट को लेफ्ट करा, तो इस बच्चे को फिर चांस मिलेगा, अदरवाइज इसको भी नहीं मिलेगा। और फिर जितनी सीटें लेफ्ट होंगी, इसी तरीके से मेरिट लिस्ट के हिसाब से अगले बच्चे को चांस मिल जाएगा, अदरवाइज चांस नहीं मिल रहा होगा, सही है ना? तो ये चीज जहन में रखिएगा, फास्ट के अंदर डोमिसाइल वगैरह मैटर नहीं करता, सिंस प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी है। तो भाई आप टेस्ट में जैसा परफॉर्म करोगे वो मैटर करेगा। और अगेन आई हैव ऑलरेडी टॉट यू कि भाई न्यू प्रोग्राम मेरा स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। प्रॉपर तैयारी के लिए आपकी ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड देयर, चाहे वो आपकी बेसिक मैथ्स हो, एडवांस मैथ्स हो, आईक्यू हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, हर चीज कवर करवाई जाएगी, ना सिर्फ फास्ट की, बल्कि नेट 3 नेट 4 भी उसी पैकेज में शामिल होगा। उसी पैकेज के अंदर एनईटी की तैयारी भी शामिल होगी, दाऊद की तैयारी भी शामिल होगी, प्यास की, जीआई की, आई की। अच्छा, अक्सर बच्चों का एक क्वेश्चन, सर एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट के एग्जाम क्या होता है? अब देखो एनटीएस जो है ना, अक्सर बच्चे जो मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, सर एनटीएस की बेसिस के ऊपर फास्ट के टेस्ट के बारे में जरा गाइड करें। देखो एनटीएस पाकिस्तान का सबसे आसान तरीन टेस्ट है। एनटीएस का मतलब होता है नेशनल टेस्टिंग सर्विस। एक पाकिस्तान में नेशनल टेस्टिंग सर्विस है, वो हर महीने एक टेस्ट कंडक्ट करवाती है। तो वो तमाम बच्चे जो फास्ट के अंदर पर्टिकुलरली एडमिशन लेने के ख्वाहिशमंद है ना, उनको कोशिश किया करें कि भाई एटलीस्ट मई तक के एनटीएस की सीरीज एक्सेप्टेबल होती है फास्ट में, जून की और जुलाई की एक्सेप्टेबल फास्ट नहीं करता। तो एटलीस्ट आपके पास मई तक का जो एनटीएस का एग्जाम होगा वो लास्ट फास्ट एक्सेप्ट कर रहा होता है, जून वाले के अंदर मसले करता है, इसलिए मैं कभी जून रिकमेंड नहीं करता। कोशिश करें मई तक के जो एनटीएस का टेस्ट अगर आपने दिया हुआ है, इट इज वेल एंड गुड, आप उसकी बेसिस के ऊपर फास्ट में एडमिशन ले सकते हैं। मगर ये चीज जहन में रखिएगा कि एनटीएस का जो एग्जाम होता है ना, वो बहुत आसान होता है। एनटीएस को क्रैक करना बहुत ईजी होता है, क्योंकि नॉर्मली पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन ही आते हैं और फास्ट के मुकाबले में बहुत हलवा होता है। तो आप आराम से एक वीक की प्रिपरेशन के ऊपर भी एनालिटिकल और बेसिक मैथ्स एनटीएस की निकाल सकते हो। मगर फास्ट के लिए आपको प्रॉपर्ली मैथ्स की तैयारी करनी है, आपको प्रॉपर्ली एप्टीट्यूड मैथ्स की तैयारी करनी है। बहुत से बच्चे नहीं पता होता उन्हें फास्ट के टेस्ट में किस तरह का पोर्शन आता है। तो भाई एप्टीट्यूड इज समथिंग जिसके अंदर ए लेवल्स के कोर्स कंटेंट भी होता है, एफएससी का कोर्स कंटेंट भी होता है, मैट्रिक के बेसिक टॉपिक्स भी होते हैं, और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिव होता है। और इसके लिए मैं हमेशा बच्चों से कहता हूं कि भाई आपने आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो, इधर यूट्यूब से, इधर आप मेरे लाइव ऑनलाइन बैच में आ सकते हो। 7,000 6,500 फीस है, इसमें ना सिर्फ फास्ट की तैयारी होगी, नस के नेट फोर की तैयारी होगी, बल्कि कॉमसेट्स की, जीआई की, आई की, प्यास की, एनईटी की, आप हर यूनिवर्सिटी की तैयारी कर सकते हो इसी एक फीस के अंदर। थ्रू आउट आपकी जुलाई अगस्त तक ये फीस वैलिड रहेगी, आप उसके अंदर पर्टिकुलरली आके हर किस्म की चीजों को परफॉर्म कर सकते हो। अच्छा, यहाँ पे मैंने गलती से लिख दिया कैलकुलेटर अलाउड है, कैलकुलेटर नॉट अलाउड है, सही है ना? अच्छा, तो रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट का जो अपना टेस्ट होता है वो डिफिकल्ट होता है। इसीलिए एक चीज हमेशा याद रखिएगा, अगर आप एनटीएस की बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो फॉर अ सेफ साइड, नेट का जो मेरिट होना चाहिए, एनटीएस का मेरिट होना चाहिए एटलीस्ट आपका 85 to 88 प्लस होना चाहिए। अगर इतना है, उस सूरत के अंदर आप सेफ साइड के ऊपर हो।
बट मैं उस सूरत में ही बच्चों से कहता हूं कि भाई अगर तुम्हारा मेरिट तो 88 प्लस बनता है ना, अब एनटीएस का मेरिट कैसे निकालोगे? देखो अगेन सेम है, जो हमने अभी मेरिट पढ़ा था ना, मेरिट जो चीज हमने पढ़ी है, तो यहाँ पे टेस्ट की जगह के ऊपर आप एनटीएस के मार्क्स डालोगे तो वो एनटीएस का मेरिट होता है। सही है। कहने का मकसद ये है कि भाई अगर तो आपका ओवरऑल मेरिट 88 प्लस बनता है एनटीएस की बेसिस के ऊपर, उस सूरत के अंदर आप सेफ साइड के ऊपर हो। अगर नहीं बन रहा तो खुदारा आप एनयू का लाजमी तौर के ऊपर टेस्ट दो, क्योंकि एनयू की बेसिस के ऊपर एडमिशन लेना इजी होता है। एनटीएस का टेस्ट आसान होता है मगर एनयू की बेसिस पे एडमिशन लेना आसान होता है, क्योंकि देखो एनयू का टेस्ट डिफिकल्ट होता है तो अक्सर बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते उसके अंदर, तो भाई कंपटीशन इसलिए थोड़ा लो होता है वहां पे। एनटीएस में कंपटीशन बहुत हाई होता है क्योंकि हर बच्चे का एनटीएस में अच्छे नंबर आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया मेजोरिटी मेरे अल्हम्दुलिल्लाह स्टूडेंट्स के 89 90 92 नंबर आ सकते हैं आराम से, और इजीली आ रहे होते हैं। तो भाई आराम से आप कर सकते हो, इसलिए मैंने सारी बातें यहाँ पे लिख दी हैं आपकी आसानी के लिए। देखो मैंने बड़ी मेहनत करके ये स्लाइड्स आपके लिए क्रिएट करी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे माशाल्लाह से स्टूडेंट है मोहम्मद जहीब साहब, इनके जनवरी के एनटीएस के अंदर 89 नंबर आए थे और ये आराम से मुझसे पढ़ते हुए लेकर आए थे। तो भाई आप आराम से 95 ला सकते हो। मेरे एक और स्टूडेंट थे, इनके भी रिसेंटली 94 नंबर आए थे, इस तरीके से एक और स्टूडेंट के 95 नंबर आए थे। आप आराम से एनटीएस की बेसिस के ऊपर इतने नंबर ला सकते हो। तो हमेशा याद रखिएगा अगर तो एनटीएस की बेसिस के ऊपर आपका मेरिट आपका मेरिट 88 प्लस बन रहा है तो आपके चांसेस ब्राइट हैं, आप सेफ साइड के ऊपर हो, फास्ट में एडमिशन मिल जाएगा, आपको टेस्ट देने की नीड नहीं है। अगर नहीं बन रहा, अगर 80s के अंदर बन रहा है, सिंपल 82 81, तो फिर मैं कहूंगा एनयू का टेस्ट दो। और 70 वाले को तो सोचना भी नहीं चाहिए कि सर एनटीएस की बेसिस पे कुछ हो सकता है, उसको तो कुछ सोचना भी नहीं चाहिए, उसको तो सिंपल एनयू का टेस्ट देना चाहिए। अच्छा, अब ये अगेन मेरिट फॉर्मूला आ गया। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि भाई एंटी टेस्ट का मतलब क्या है कि इधर आप फास्ट का अपना टेस्ट दो या एनटीएस का एग्जाम दो। सिमिलरली सीएस का हमने ऑलरेडी डिफाइन कर लिया, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस का ऑलरेडी डिस्काउंट कर लिया। सही है ना? ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। देखो टेस्ट के अंदर जो पासिंग मार्क्स होते हैं ना, हमेशा याद रखिएगा, अक्सर लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं सर फास्ट के टेस्ट के पासिंग मार्क्स क्या होते हैं? भाई फास्ट के टेस्ट के पासिंग मार्क्स 50 नंबर है, फास्ट के टेस्ट के पासिंग मार्क्स, मगर पासिंग मार्क्स के ऊपर आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हो कि आपको एडमिशन मिले फास्ट यूनिवर्सिटी में तो यू मस्ट स्कोर दी मैक्सिमम मार्क्स। भाई पासिंग मार्क्स में और मैक्सिमम मार्क्स में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। पासिंग मार्क्स 50 नंबर लेकर आ जाओ, कुछ उखाड़ोगे थोड़ी मेरा बेटा, उसकी वैल्यू ही नहीं है। भाई आपने मैक्सिमम नंबर स्कोर करने, एटलीस्ट 70 टू 74। सबसे इंपॉर्टेंट स्लाइड के ऊपर मूव करते हैं कि भाई फास्ट का मेरिट स्कोर क्या होता है। अब देखो हर कैंपस के लिए मैंने आप लोगों के लिए एक लिस्ट बना के रखी हुई है। मैं आपको ऑन एवरेज एक पहली क्राइटेरिया बता चुका हूं कि देखो इफ यू आर अप्लाइंग ऑन द बेसिस ऑफ एनटीएस, तो आपका जो मेरिट होना चाहिए फास्ट के लिए किसी भी कैंपस के लिए एटलीस्ट 88 टू 85 प्लस होना चाहिए। सही है ना? और ऑन द बेसिस ऑफ एनयू आपका मेरिट लाजमी तौर पे 75 के अराउंड होना चाहिए। 75 प्लस होगा, उस सूरत में आपको आराम से फास्ट में एडमिशन मिल जाएगा। फास्ट के जो इस्लामाबाद कैंपस है, लाहौर कैंपस है, दे आर दी हाईली कम्पिटेटिव एग्जाम्पल, हाईली कम्पिटेटिव कैंपसेस, तो वहां के लिए मेरिट आपका 70 टू 75 प्लस होगा, तो आपको वहां पे एडमिशन मिलेगा। अब देखो सीएफडी कैंपस का मतलब क्या है, फैसलाबाद कैंपस, तो लास्ट ईयर यहाँ पे बीबीए 47 मेरिट के ऊपर क्लोज हो रहा था। सही है ना? इस्लामाबाद के अंदर 59 पे क्लोज हुआ था, कराची में ऑफर ही नहीं होता, लाहौर में 54 पे क्लोज हुआ था। अब देखो अकाउंटिंग एंड फाइनेंस आ रहा है, फैसलाबाद में नहीं होता। इस्लामाबाद के अंदर ये किसने पे क्लोज हुआ था? इस्लामाबाद में हमारे पास क्लोज हुआ था 58 के ऊपर, कराची के अंदर नहीं होता, लाहौर में 46 पे क्लोज हुआ था। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फैसलाबाद के अंदर 54 पे हुई थी, इस्लामाबाद में देखो 72 के ऊपर क्लोज हुई थी, कराची के अंदर 66 के ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लास्ट ईयर क्लोज हुई थी, लाहौर में नहीं होता, पेशावर के अंदर 45 पे क्लोज हुई थी। सही है ना? इसी तरीके से हमारे पास अल्लाह भला करे जो बिजनेस एनालिटिक्स आ रही है 50 के ऊपर हुई थी, 56 50 53 0। सही है। देखो ये कुछ बेसिक चीजें जो मैं आपको साथ साथ बता रहा हूँ, आप साथ साथ इसको पढ़ सकते हो, बहुत सिंपल चीज है। सीएस का, अच्छा सीएस का स्कोर यहाँ पे गलत लिखा हुआ है फैसलाबाद कैंपस का। लास्ट ईयर जो फैसलाबाद कैंपस के अंदर सीएस क्लोज हुई थी मेरे प्यारे शागिर्दों, वो क्लोज हुई थी अराउंड 69 के ऊपर। तो फैसलाबाद कैंपस में लास्ट ईयर जो पर्टिकुलरली आपकी सीएस क्लोज हुई थी वो 69 के ऊपर हुई थी, यहाँ पे गलत स्कोर लिखा हुआ 54 पे क्लोज नहीं हुई थी। सही है ना? 73 इस्लामाबाद सही है, कराची के अंदर अराउंड 69 के ऊपर 66 69 पे क्लोज हुई थी, सेकंड मेरिट लिस्ट के अंदर 66 के ऊपर चला गया था, अदरवाइज 69 के ऊपर क्लोजिंग हुई थी कराची कैंपस के सीएस के ऊपर। लाहौर में 72 70 सही लिखा हुआ है, पेशावर के अंदर 45 नहीं था, पेशावर के अंदर अराउंड 55 या 56 का मेरिट था। तो मैं मेरिट स्कोर साथ साथ आपको क्लियर बता देता हूँ कि भाई क्या मेरिट स्कोर था। अच्छा, हमारे पास देन आता है भैया ये सिविल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग 58 टू 60 के ऊपर क्लोज हुई थी लाहौर के अंदर। सही है ना? इस तरीके से साइबर सिक्योरिटी, देखो ये एक अंदाजा है, अगेन ये चीज जहन में रखिएगा। मेरे मल्टीपल स्टूडेंट थ्रू आउट द कैंपस जो पढ़ रहे थे, मैंने उनके जरिए एक एक्सेल शीट बनाई थी जो आपको हर अभी पर्टिकुलर ग्रुप पे चलते हुए मिल जाएगी, मगर इसमें कुछ चीजें गलत लिखी हुई हैं। जो गलत चीजें मैं आपको साथ साथ डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई कितने पे क्लोजिंग हुई थी, अपने जहन में रखिएगा उस चीज को। अगेन ये लास्ट ईयर क्लोजिंग है। अच्छा, अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं सर वो इस साल की क्लोजिंग कब आई थी? भाई इस साल की क्लोजिंग का मतलब ये कि जब आप इस साल के एडमिशन हो जाएंगे ना, तो फिर जो हमें पता चलेगा इस साल कौन सी फील्ड कितने पे क्लोज हुई है किस कैंपस के अंदर। तो भाई इस साल की क्लोजिंग
क्लोजिंग का मतलब ये होता है जब एडमिशन क्लोज हो जाए तो उसके बाद क्लोजिंग। तो ये बहुत बड़ी बात है कि मेरे शागिर्दों ने इतना काम एटलीस्ट करके मुझे दे दिया। अब साइबर सिक्योरिटी देखो फैसलाबाद के अंदर नहीं थी, इस्लामाबाद में 68 के ऊपर हुई थी, 64 कराची कैंपस के अंदर हुई थी, और लाहौर और इसमें पेशावर में नहीं थी। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 48 टू 50 फैसलाबाद कैंपस के अंदर हुई थी। मैं साथ साथ कुछ चीजें आपको हाईलाइट करवा रहा हूं, जहन में रखिएगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लास्ट ईयर 48 टू 50 के ऊपर फैसलाबाद के ऊपर हुई थी, 72 के ऊपर इस्लामाबाद पे हुई थी, 66 के ऊपर कराची के अंदर हुई थी, लाहौर में 72 के ऊपर हुई थी। पेशावर के अंदर ये स्कोर अराउंड 51 टू 48 था, यानी कि 48 से अराउंड 51 के दरमियान मेरिट स्कोर। बेटा ये मेरिट स्कोर है, ध्यान में रखिएगा, टेस्ट के मार्क्स नहीं है, मेरिट स्कोर की बात कर रहे हैं। एनयू बेसिस का जो मेरिट स्कोर होता है उसकी बात हम कर रहे हैं। अच्छा, हमारे पास देन जो फिनटेक था, फिनटेक आपके पास जो इस्लामाबाद कैंपस में 61 पे हुआ था, कराची के अंदर ये 53 के ऊपर हुआ था। इसको मार्क सही कर लीजिएगा, 53 में कराची के अंदर हुआ था। सिमिलरली 53 लाहौर के अंदर हुआ था, सही है लिखा हुआ है। पेशावर में 0 था, सही है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 60 टू 65 था। 60 टू 65 के ऊपर आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्लोज हुई थी फैसलाबाद कैंपस के अंदर। 73 के ऊपर ही आपके पास हुई थी इस्लामाबाद कैंपस के ऊपर। कराची के अंदर 69 के ऊपर हुई थी। कराची के अंदर 69 नहीं था, 68 टू 69 था। आई गेस सेकंड जो मेरिट लिस्ट आई थी वो जो बाद में अनाउंस करा था उसके अंदर तो और कम हो गया था, 66 हो गया था। मगर 68 टू 69 जहन में रखें, इतना एवरेज लास्ट ईयर गया था ये। लाहौर में अगेन 70 के ऊपर हुआ था, और पेशावर के अंदर भैया ये 51 से प्लस था, 51 प्लस था, यानी कि 51 तक हुआ था। ये उन्होंने सेकंड मेरिट लिस्ट का लिखा हुआ है, 51 लास्ट पेशावर के अंदर गया था। तो भाई ये लास्ट ईयर की क्लोजिंग मेरिट्स है। एक चीज जहन में रखिएगा, भाई जैसे जैसे लोगों में अवेयरनेस इंक्रीज होती है, तो भाई पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज की तादाद वैसे इंक्रीज नहीं हो रही है। लोग जिस तरीके से यहाँ पे बच्चे हो रहे होते हैं, जिस तरीके से हमारे मुल्क के अंदर आबादी में इजाफा हो रहा होता है, वैसे यूनिवर्सिटीज नहीं है। तो भाई हर साल कंपटीशन में इजाफा होगा। तो ये एक रफ शीट है, जहन में रखिएगा बेटा, ये रफ शीट है, ये कोई ऑफिशियल शीट नहीं है कि इसी परसेंटेज पे आपको एडमिशन मिलेगा या इसी मेरिट स्कोर पे एडमिशन। ये एक रफ शीट है आपकी गाइडेंस के लिए। अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं, तो भाई उनकी गाइडेंस के लिए एक शीट है। ऑलवेज रिमेंबर दिस थिंग, मेरिट इससे इंक्रीज ही होगा। मैंने आपको जो बात बताई है ना, इसको बस ध्यान में रखो कि एनटीएस की बेसिस के ऊपर आपका मेरिट 88 प्लस होना चाहिए। एनयू बेसिस के ऊपर आपका मेरिट एटलीस्ट 75 टू 75 प्लस होना चाहिए। इस चीज को अपने जहन में रखो, आप आराम से इजीली एस कर सकते हो। तो बेटा देखो, ये आपकी गाइड के लिए है, ये जहन में रखिएगा, ये आपकी गाइड के लिए। तो अपने जहन में बस एक सेफ साइड के लिए हमेशा इस चीज को जहन में रखो कि भाई सेफ साइड के लिए एनयू पे मेरिट 75 तक हो, मोर देन इनफ है। 88 प्लस एनटीएस के लिए मोर देन इनफ है, सही है ना? तो ये मैंने आपको एक गाइडेंस दे दी। अच्छा तो बेटा अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर मूव करते हैं कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी की फीस क्या होती है। देखो भाई, फास्ट यूनिवर्सिटी की जो पर सेमेस्टर की फीस है ना, वो अपने जहन में रखिएगा कि ये अराउंड आपके पास 145 यानी कि 1,85,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान होती है। और एडमिशन फीस जो होती है इसमें फर्स्ट सेमेस्टर की फीस शामिल होगी, वो अराउंड 1,90,000 से लेके 2 लाख के दरमियान होती है। यानी कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जब आप एडमिशन लेते हैं तो एडमिशन के टाइम के ऊपर जो फीस आपको देनी होगी ना मेरा प्यारा बेटा, वो अराउंड 190K होगी, जिसके अंदर फर्स्ट सेमेस्टर की फीस शामिल होती है और बाकी एडमिशन चार्जेस वगैरह एंड सो ऑन शामिल होते हैं। पर क्रेडिट आवर फीस 9,000 है फॉर आपकी। तो पर क्रेडिट आवर के ऊपर कभी मत जाया करो। पर क्रेडिट आवर का मतलब ये होता है कि भाई 1 घंटे की आपकी जो फीस चल रही है किसी भी कोर्स के अंदर, यूजुअली जो आपके एक सेमेस्टर होता है उसके अंदर एटलीस्ट 18 टू 25 क्रेडिट आवर्स होते हैं, या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो भाई ये चीज जहन में रखिएगा कि एक एवरेज के ऊपर जो एक सेमेस्टर की फीस फास्ट यूनिवर्सिटी में होती है वो 1,45,000 से लेके 1,50,000 के दरमियान की चल रही होती है। अब अक्सर बच्चे बोलते हैं सर आई कैन नॉट अफोर्ड दिस अमाउंट ऑफ फीस। अब बहुत सारे बच्चे तो अफोर्ड कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल घरों से ताल्लुक रख रहे हैं वो तो शायद अफोर्ड कर लें, मगर कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मुतवस्सित तबके से बिलोंग करते हैं तो वो स्कॉलरशिप का पूछते हैं। देखो फास्ट के अंदर 3 तरह की मेनली स्कॉलरशिप्स होती हैं। पहले नंबर के ऊपर स्कॉलरशिप आती है मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, यानी कि अगर तो आपकी ए लेवल्स के अंदर डिस्टिंक्शन है, आप पोजीशन होल्डर रहे हो, आपके ए लेवल में डिस्टिंक्शन है, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी, कंप्लीट आपकी स्कॉलरशिप हो जाएगी 100%, सही है। इसी तरीके से अगर आप एफएससी से बिलोंग करते हो, तो अगर आपकी बोर्ड के अंदर टॉप की 3 पोजीशन में से कोई भी पोजीशन है तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी फास्ट से। या फिर अगर आप एनयू के अंदर आपने फास्ट का जो अपना टेस्ट था उसके अंदर मेरिट लिस्ट के अंदर अगर आपकी पोजीशन है टॉप 3 पोजीशन वालों को 100% स्कॉलरशिप ऑफर होती है, तो आपको 100% स्कॉलरशिप मिल रही होगी। तो ये तो सबसे मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप है भैया, नॉर्मल सी बात है। एक और तरह की जो आपके पास स्कॉलरशिप मिल सकती है, स्कॉलरशिप नहीं होती, वो लोन्स होते हैं। और ये लोन्स होते हैं, बैंक लोन्स होते हैं, या फिर आप फास्ट से एक कर्जे हंसना लोन ले सकते हो। तो बैंक लोन क्या होते हैं, फास्ट के रिडार के ऊपर फास्ट के साथ कमिटमेंट है कुछ बैंक्स की पाकिस्तान के, जैसे अल हबीब बैंक है, आपके पास मीजान बैंक है, एचबीएल बैंक है। तो ये आपको लोन प्रोवाइड करते हैं, स्टडी लोन प्रोवाइड करते हैं, आपसे कुछ गारंटीज लेंगे और आपको लोन प्रोवाइड करेंगे थ्रू आउट योर 4 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, थ्रू आउट 2 ईयर्स ऑफ एजुकेशन। और उसके ऊपर फिर बाद में आपको इनको आराम आराम से इनको लोन देना होगा। ऑब्वियसली उसके ऊपर इनका इंटरेस्ट वगैरह जो भी होगा वो आप म्यूचुअली डिसाइड अप करते हो एंड सो ऑन। इसके अलावा एक और चीज होती है, ये कहलाती है प्रोविजनल एंडोमेंट फंड। ये जो एंडोमेंट फंड होता है ना मेरा प्यारा बेटा, ये हर प्रोविंस का अलग
होता है और इसका क्राइटेरिया डिफरेंट होता है। इसके अंदर पंजाब का एंडोमेंट फंड डिफरेंट है, सिंध का अलग है, बलूचिस्तान का अलग है, केपीके का अलग है। तो भाई जो बच्चे इस कैटेगरी पे अप्लाई करते हैं उनका मेरिट भी अच्छा होना चाहिए, उनका पर्टिकुलरली सारे कागजात, उनके जो प्रॉपर्ली डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कंप्लीट होने चाहिए कि भाई आपकी फैमिली इनकम क्या है, आपका घर कहाँ है, घर के बिल्स की कॉपी, वो सारी चीजें चेक होती हैं। उसके बाद फिर आपको एंडोमेंट फंड वगैरह मिलता है, या फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर कंप्लीट डिटेल्स की अवेलेबल होती है, उसको भी चेकअप आउट कर सकते हो। तो ये होता है। सेकंड नंबर पे एक और यहाँ पे फास्ट की तरफ से स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी होती है कि भाई अगर आप फास्ट के साथ टीचिंग असिस्टेंटशिप के अंदर आ जाओ। टीचिंग असिस्टेंटशिप क्या होती है कि भाई आप डिफरेंट एक्टिविटीज के अंदर पार्टिसिपेट करते हो फास्ट की, फास्ट यूनिवर्सिटी के साथ आप कहते हो कि भाई अपनी क्लास एडवाइजर के पास कि मुझे टीचिंग असिस्टेंट के ऊपर आना है। आपका फर्स्ट सेमेस्टर में अगर रिजल्ट अच्छा आएगा काफी ज्यादा, तो आप टीचिंग असिस्टेंट बन जाते हो और फिर आप कुछ लैब्स को, कुछ पर्टिकुलरली चीजों को आप कंडक्ट करवा रहे होते हो, उसकी बेसिस के ऊपर फास्ट आपकी कुछ ना कुछ फीस को रिड्यूस कर देता है, माफ कर देता है। तो ये एक अलग तरह की कैटेगरी होती है आपकी स्कॉलरशिप की। तो ये भी बड़ी अच्छी कैटेगरी होती है, दुनिया भर में वाली चीज बड़ी प्रेफर की जाती है, टीचिंग असिस्टेंटशिप वाली। अच्छा भाई आगे मूव करते हैं हमारे पास, क्या फास्ट की तैयारी कैसे करनी है, जरा उस क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। अच्छा बाय द वे पीडीएफ फाइल आपको डिटेल में मिल जाएगी इजीली, तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ फाइल है, इसमें मैंने हर तरह के लिंक्स वगैरह अपलोड करे हुए होंगे। सेकंड नंबर के ऊपर भाई लास्ट ईयर मेरे मोर देन 96 स्टूडेंट्स मेरे बैच से फास्ट यूनिवर्सिटी के डिफरेंट कैंपसेस के अंदर गए थे। मोर देन 1000+ स्टूडेंट मेरे यूट्यूब के थे जो मेरे फास्ट के पर्टिकुलरली डिफरेंट कैंपसेस में बैठे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त 90% जो स्टूडेंट फास्ट के अंदर बैठे हुए हैं लास्ट ईयर बैच के, वो सारे के सारे मेरे स्टूडेंट्स थे। सबसे ज्यादा हाईएस्ट रेशियो था मेरे स्टूडेंट्स का फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन का। एक बात जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट से कहता हूँ, अपने पर्टिकुलर स्टूडेंट्स, अपने तमाम सुनने वालों से कहता हूँ कि अच्छा बेटा ये ध्यान में रखिएगा कि भाई ये लास्ट ईयर के जो मेरे स्टेट्स आ रहे हैं, मोर देन 96+ स्टूडेंट्स, वो स्टूडेंट्स जो मेरे बैच में एनरोल्ड हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह इनका कंप्यूटर रिलेटेड फील्ड्स में एडमिशन हुआ था। मैंने इलेक्ट्रिकल वालों को नहीं गिना हुआ भाई, ये सिर्फ 96 मोर देन स्टूडेंट्स वो हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह फास्ट के डिफरेंट कैंपसेस में गए थे। और मेरे पास यूट्यूब के ऊपर इतनी अल्हम्दुलिल्लाह डाइवर्सिफाई आवाम थी कि जो भाई पंजाब के रूरल एरिया से कोई बैठ के पढ़ रहा था, कोई केपीके से पढ़ रहा था, कोई बलूचिस्तान से पढ़ रहा था, कोई सिंध से पढ़ रहा था। तो इस वक्त 90% जो आवाम बैठी हुई है फास्ट के अंदर, अल्हम्दुलिल्लाह दे आर माय स्टूडेंट्स। और क्यों मेरा स्टूडेंट सबसे अच्छा रहा है उसके अंदर। तो भाई आपको यूट्यूब के ऊपर, अगर मेरे चैनल के ऊपर आप जाओगे, आपको कंप्लीट बेसिक मैथ्स के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, आपको एडवांस मैथ्स के लेक्चर्स सारे के सारे मिल जाएंगे। ना सिर्फ ये, अगर आप चाहते हो कि भाई आपको फास्ट के पास्ट पेपर्स, तो बेटा मैंने सारे फास्ट के पास्ट पेपर्स को भी सॉल्व करवाया हुआ है, क्योंकि अब फास्ट का टेस्ट 2022 के बाद से कंप्यूटराइज्ड टेस्ट है, तो मैंने कंप्यूटराइज्ड टेस्ट के सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करवाए हुए हैं। दे आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, आप उनको भी जाके लाजमी तौर के ऊपर लो। बेसिक मैथ्स की तमाम प्लेलिस्ट मेरी अवेलेबल है, एडवांस मैथ्स की प्लेलिस्ट अवेलेबल है, आईक्यू की प्लेलिस्ट अवेलेबल है। मैं भी इस बात को भी डिटेल में डिस्क्राइब करता हूं, मैं तैयारी क्या किस स्ट्रेटेजी के ऊपर करनी है उसको भी समझ लेते हैं। सेकंड नंबर के ऊपर सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है भाई, मेरा न्यू बैच जो स्टार्ट हो रहा है फास्ट यूनिवर्सिटी के लिए, ई कैट के लिए, यानी कि एनईडी के लिए, प्यास के लिए, जीआईकेआई के लिए, और नेट के नेट 3 नेट 4 के लिए 1 अप्रैल से हो रहा है। इसकी वन टाइम फीस होती है 7,000 रुपीज, और इसके अंदर आपकी इन तमाम यूनिवर्सिटी की तैयारी करवाई जाएगी। ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव, आपको लाइव कवर करवाया जाएगा। ना सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको कंप्लीट कोर्स के प्रोवाइड किए जाएंगे भाई, नॉर्मली लोग क्या करते हैं 24,000 रुपए के अंदर रिकॉर्डेड लेक्चर्स देते हैं, भाई आपको ना सिर्फ यहाँ पे रिकॉर्डेड लेक्चर सारे दिए जाएंगे पूरे कोर्स के, बल्कि साथ साथ आपको आपकी तमाम सब्जेक्ट की क्लासेस लाइव होंगी, तमाम कोर्स आपका लाइव कवर करवाया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये एक स्टेट से मेरे, तो मैंने इसको भी दिखा दिए। अच्छा तो बेटा अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट के ऊपर कि सर फास्ट यूनिवर्सिटी की तैयारी कैसे करनी है, और फास्ट यूनिवर्सिटी का जो रियल टाइम एक्सपीरियंस होता है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट फास्ट का होता है वो कैसा होता है, क्या मतलब है कंप्यूटराइज्ड टेस्ट का, इन दोनों बातों को जरा समझते हैं। सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा रिमेंबर दिस थिंग, फास्ट का टेस्ट साल में एक ही दफा होता है और वो जुलाई के अंदर होता है। दूसरे नंबर के ऊपर फास्ट का टेस्ट कंप्यूटराइज्ड टेस्ट होता है। अब अक्सर बच्चे मुझसे एक क्वेश्चन पूछते हैं, सर वो सिलेबस क्या होगा टेस्ट का, सर वो सिलेबस सर कुछ गिने चुने टॉपिक्स बता दें जिनसे तैयारी कर लें। अक्सर बच्चे जो है ना असल में स्कूल वाली लाइफ से आज तक बाहर ही नहीं आ सके होते, उन्हें बात का आइडिया नहीं होता कि भाई स्कूल की जिंदगी और प्रोफेशनल जिंदगी में बहुत डिफरेंस होता है। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा, आप अगर किसी स्कूल में पढ़ते थे उस स्कूल के अंदर अगर आपको टेस्ट से पहले 2-3 चैप्टर बता दिए जाते थे कि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है इन्हीं से आएगा, तो जरूरी नहीं है कि बेटा प्रोफेशनल लाइफ ऐसे चले, जिंदगी ऐसे नहीं चलती है भाई। कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब क्या होता है, देखो कंप्यूटराइज टेस्ट का मतलब ये होता है कि फास्ट ने मैं आपको दिखा भी देता हूँ, लेट सपोज ये कंप्यूटराइज टेस्ट की इमेजेस है मेरे पास, कि भाई टेस्ट में होगा क्या, आपके पास एक सॉफ्टवेयर है, फास्ट ने चूंकि खुद फास्ट सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कंप्यूटर की और सॉफ्टवेयर की, तो उसने हजारों क्वेश्चंस को सॉफ्टवेयर के अंदर फीड किया हुआ है। तो बच्चा जाके जब लॉग इन करता है, रोल नंबर को जाके लिखता है, उसे रोल नंबर एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, अपने आईडी पासवर्ड जब वो डालता है ना, तो उसके सामने मैथ्स के, आईक्यू के और पर्टिकुलरली इंग्लिश के पोर्शन के अंदर से गिने चुने एमसीक्यू सामने आ जाते हैं। भाई वो हजारों क्वेश्चंस के अंदर से कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है ना, अपनी मर्जी के 50 एमसीक्यूज फेंक देगा, अपनी मर्जी के 30 एमसीक्यूज बेसिक मैथ्स में फेंक देगा, अपनी मर्जी के आईक्यू के एमसीक्यूज 20 फेंक देगा, अपनी मर्जी के बाकी के 10 एमसीक्यूज फेंक देगा। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कहने का मकसद ये है कि भाई कोई भी आपके पास सिलेबस प्री डिफाइंड नहीं होता। कंप्लीट एप्टीट्यूड का सिलेबस आपके लिए बेतहाशा इंपॉर्टेंट है। देखो एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, एप्टीट्यूड के अंदर आपका
एफएससी का पोर्शन भी इन्वॉल्व होता है, यानी कि इंटरमीडिएट साइड और ए लेवल साइड। एक तो अक्सर बच्चों को ये गलत फहमी होती है कि सिर्फ एफएससी से आएगा, और अक्सर बच्चों को गलत फहमी होती है ए लेवल से आएगा। भाई मिक्स पोर्शन होता है। देखो फास्ट यूनिवर्सिटी का जो सिलेबस है वो कंप्लीट एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड सिलेबस के अंदर हर किस्म का कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व होता है, जिसमें सेट्स भी होता है, मैट्रिसेस भी होता है, डेरिवेटिव भी होता है, बेसिक मैथ्स के अंदर फ्रैक्शंस हो गए, डोमेन रेंज हो गए, सो ऑन। तो मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता देता हूं कि भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं आपको जरूर बता दूंगा, मगर ये चीज जहन में रखिएगा कि भाई पेपर के अंदर कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, कहीं से भी सिलेबस से क्वेश्चन आ सकता है। सिर्फ आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं करने अगर आप एनयू टेस्ट को टारगेट कर रहे हो। बेटा एनयू और एनटीएस में ये डिफरेंस है, एनटीएस में हर एक के नंबर अच्छे आ जाते हैं, एनयू के टेस्ट के अंदर बहुत पढ़ने वाले बच्चे जो होते हैं, जो तरीके से तैयारी करेंगे, जिनके पास एक स्पेशलाइज्ड टीचर होगा, एप्टीट्यूड इंस्ट्रक्टर होगा, से उन्हीं के अच्छे नंबर आएंगे। अब देखो अगर मैं मैथ्स की बात करूं ना, तो मैथ्स के अंदर हमारे पास पोर्शंस क्या होते हैं, जरा बात समझिएगा। देखो मैथ्स के अंदर जो हमारे सब्जेक्ट्स के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, एडवांस मैथ्स की बात कर रहा हूं फिलहाल, अभी बेसिक मैथ्स के ऊपर भी आऊंगा। आपके पास एडवांस मैथ्स में डेरिवेटिव हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, कॉनिक सेक्शन हो गया, सर्कल्स, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इसके टॉपिक कॉन्सेप्ट्स बहुत आएंगे। सिमिलरली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर इसको एनालिटिकल ज्योमेट्री भी कहते हैं, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेट लाइन का जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन रिलेटेड, कोऑर्डिनेट एनालिटिकल ज्योमेट्री। सिमिलरली हमारे पास सॉलिड ज्योमेट्री होता है, ये पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, सॉलिड ज्योमेट्री इसको कहते हैं, इसको स्ट्रेट सॉलिड ज्योमेट्री भी कहा जाता है, सही है ना, ये पेपर में बहुत आएगा। सिमिलरली आपके पास मैट्रिसेस हो गया, आपके पास रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, ये टॉपिक्स बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मैट्रिसेस हो गया, और सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, प्रोबेबिलिटी, कॉम्बिनेशन, परमुटेशन हो गया, पीसीएम या फिर ट्रिगोनोमेट्री हो गया। ये टॉपिक एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बगैर तो टेस्ट का अधूरा है, और ये पोर्शन एटलीस्ट 70% टू 90% पेपर का पोर्शन कवर अप कर रहे होंगे, 70 to 90%। अच्छा इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि सेट से कुछ नहीं आएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डेफिनेशन बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनसे कुछ नहीं आएगा, ग्रुप्स के टॉपिक से कुछ नहीं आएगा, या बायनोमियल थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, बायनोमियल थ्योरम इज आल्सो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। डोमेन एंड रेंज से बेतहाशा क्वेश्चंस आपके पास पेपर में आएंगे, वेक्टर से बहुत आ रहे होते हैं। तो भाई ये टॉपिक्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मगर इसके अलावा भी सारे टॉपिक्स कवर करवाए जाते हैं। तो इधर हम उससे ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लाइव क्लासेस के अंदर पढ़ रहे हैं, भाई मेरी फास्ट यूनिवर्सिटी की एक बड़ी मैच्योर प्लेलिस्ट है। तो फास्ट यूनिवर्सिटी की जो मेरी प्लेलिस्ट है ना, मैं भी आपको आगे चल के दिखाऊंगा भी, उसके अंदर आपको बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स तमाम टॉपिक्स मिल रहे होंगे। अच्छा बेसिक मैथ्स के टॉपिक्स क्या होते हैं, वो बच्चे जो फिनटेक वगैरह में अप्लाई करेंगे, उनका तो सिर्फ बेसिक मैथ्स ही वहां पे ज्यादा आ रही होती है, और 50% पोर्शन ही बेसिक मैथ्स का है। वाइल वो बच्चे जो सीएस रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी अप्लाई कर रहे हैं, 30% पोर्शन बेसिक मैथ्स का है। भाई बेसिक मैथ्स का मतलब क्या होता है, बेसिक मैथ्स के अंदर आपके पास अलजेब्रा आती है, आपके पास फ्रैक्शंस आती है, आपके पास सिंपल तरीके से लॉग्स के कॉन्सेप्ट आएंगे, आपके पास परसेंटेजेस के कॉन्सेप्ट आएंगे बेसिक मैथ्स के अंदर, आपके पास सिमिलरली वहां पे एजेस रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि यार एक बंदे की एज 30 साल है, तो बाप की एज बताइए कितनी होगी, 40 साल। या आपके पास नंबर्स इंटीजर रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे कि भाई तीन कंसेक्यूटिव नंबर ये हैं, दो कंसेक्यूटिव नंबर ये आ रहे हैं। तो बेसिक मैथ्स में ये सारे टॉपिक्स इन्वॉल्व होते हैं। अगेन मेरी बेसिक मैथ्स की इंडिविजुअल प्लेलिस्ट भी मौजूद है, और एक कंबाइंड प्लेलिस्ट भी मौजूद है फास्ट की, जिसके अंदर बेसिक और एडवांस दोनों टॉपिक्स आ रहे हैं। रिमेंबर दिस थिंग, ये दोनों चीजें बेतहाशा इंपॉर्टेंट है, और वो तमाम बच्चे अगर चाहें तो भाई ऑनलाइन एप्टीट्यूड बैच में भी आ सकते हैं। बैच के अंदर मैं तमाम के तमाम टॉपिक्स को लाइव कवर अप करवा रहा होता हूं, उसके अंदर तमाम चीजों को हम लाइव पढ़ेंगे, हर चैप्टर के साथ टेस्ट होता है, फिर ग्रैंड टेस्ट होते हैं हमारे पास, फिर पर्टिकुलरली फास्ट के पास्ट पेपर्स के टेस्ट होते हैं, पास्ट पेपर्स होते हैं। सिमिलरली आईक्यू के अंदर क्या आता है, देखो आईक्यू की तैयारी कैसे करनी है। अगेन मैंने आईक्यू के भी सारे लेक्चर्स अपलोड करे हुए हैं। आईक्यू के अंदर आपके पास कोडिंग डिकोडिंग आती है, आईक्यू के अंदर आपके पास नंबर सीरीज से क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू के अंदर आपके पास डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, आईक्यू के अंदर आपके पास नंबर सीरीज और आपके पास सीरीज के कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे आते हैं। सीक्वेंस सीरीज के अंदर जैसे सीरीज होती है ना, वैसे आईक्यू में बहुत सारी सीरीज होती हैं, तो वो आपके पास बेतहाशा आता है। इंग्लिश के अंदर क्या आता है, देखो इंग्लिश का पोर्शन जो होता है ना, ये भी बड़े मजे का होता है। अक्सर लोग इंग्लिश में इतनी तैयारी नहीं करते, बट इंग्लिश में कॉम्प्रीहेंशन बहुत आते हैं पेपर के अंदर। इसके अलावा ग्रामेटिकल एरर्स के क्वेश्चन, कि भाई ही सेट ऑन दी वॉल, तो ऑन गायब कर दिया, तो भाई बताइए बीच में क्या आएगा, प्रपोजिशन रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएंगे। वोकैब्स के चंद क्वेश्चन आते हैं, तो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ वोकैब्स पे टाइम जाया करने की जरूरत नहीं है, पास्ट पेपर्स के अंदर वोकैब जितनी आ रही है एटलीस्ट हम उनको कवर अप कर लीजिए, सही है ना। तो ये होता है फास्ट के अंदर। अच्छा फास्ट का कंट्रास्ट टेस्ट होता कैसे है, अगेन जैसे मैंने आपको बताया, इस तरीके का इंटरफेस होगा आपके कंप्यूटर का, इसके अंदर आपके पास रीसेट करने का ऑप्शन भी होगा, यानी कि अगर आपने किसी ऑप्शन पे टिक कर दिया, आप उसको रीसेट कर सकते हो, आप पिछले क्वेश्चन के ऊपर भी जा सकते हो, और आप किसी क्वेश्चन को स्किप भी कर सकते हो। आपकी चॉइस होती है आप किस सेक्शन को पहले अटेम्प्ट करो, आपकी चॉइस होगी आप पहले एडवांस मैथ्स को अटेम्प्ट करो, या बेसिक मैथ्स को अटेम्प्ट करो, या इंग्लिश को अटेम्प्ट करो, आईक्यू को अटेम्प्ट करो, सही है ना। अगर आपको लेट सपोज एडवांस मैथ्स
पहले अटेम्प्ट नहीं करना, आप नेक्स्ट 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 करके बेसिक मैथ्स पे आ सकते हो, या आप सेक्शन को भी स्किप कर सकते हो और बाद में आ सकते हो। ऊपर आपका टाइम चल रहा होगा, जैसे ये टाइम पूरा होगा तो ऑटोमेटिकली आपका टेस्ट सबमिट हो जाएगा, अगर आपने खुद सबमिट पे क्लिक नहीं करा। इस तरीके से देखो आपके टेस्ट का पर्टिकुलरली पोर्शन होगा। बाय द वे, एल हॉपिटल रूल का सिंपल सा मैथ्स का क्वेश्चन आ रहा है, ये रियल टाइम पेपर में आपको दिखा रहा हूँ रियल टाइम पेपर कैसे होता है। जैसे ये आईक्यू का पोर्शन आ रहा है, मोहम्मद मुजम्मिल मेरे स्टूडेंट ने शेयर किया था मुझे लास्ट ईयर के अंदर, सर ये हमारा एडमिशन टेस्ट के अंदर क्वेश्चन आए हुए थे, तो भाई देखो ये आईक्यू का क्वेश्चन आया हुआ है, आपकी चॉइस है, आपको अगर तो समझ में आ रहा है तो आप उसको टिकअप कर सकते हो, अदरवाइज आगे कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है। मैं हमेशा अपने शागिर्दों से कहता हूँ कि बेटा टेस्ट को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। देखो अगर आप इस इंटरफेस को देखो ना, ऊपर टाइम लिमिट आपको गिवन है, यहाँ पे टाइम आपके सामने चल रहा है, सेकंड नंबर के ऊपर आपको दिख रहा है कि भाई कितने क्वेश्चन है, 20 क्वेश्चन है आईक्यू के अंदर, 20वां क्वेश्चन है आईक्यू का। आप रीसेट भी कर सकते हो, आप बैक साइड पे भी जा सकते हो, आप नेक्स्ट भी कर सकते हो। हमेशा याद रखिएगा पेपर को अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटेजी क्या होती है। सिंस नेगेटिव मार्किंग अलाउ है तो आपने करना क्या है, आपने बहुत ध्यान से पेपर को अटेम्प्ट करना है। हमेशा पहले आसान सेक्शन को चूज करो, अगर आपकी बेसिक मैथ्स अच्छी है बेसिक मैथ्स को पहले टिक करो, अगर आपकी एडवांस मैथ्स अच्छी है तो पहले एडवांस मैथ्स के ऊपर जाओ, अगर इंग्लिश अच्छी है तो पहले इंग्लिश को स्टार्ट करो, अगर आईक्यू अच्छी है तो पहले आईक्यू के ऊपर जाओ। वैसे नॉर्मल तरीकेकार होता है कि आप एडवांस मैथ्स को पहले स्टार्ट करो अगर आप सीएस के लिए अप्लाई कर रहे हो, और अगर आप उसको अप्लाई कर रहे हो उसके लिए बीबीए वगैरह साइट के लिए, तो फिर आप बेसिक मैथ्स के ऊपर पहले जाओ। मगर अगेन अगर आपकी मैथ्स आपको इतनी पसंद नहीं है तो फिर आप इंग्लिश आईक्यू से भी स्टार्ट कर सकते हो। अच्छा, पहले हमेशा आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आसान सेक्शन जो भी सेक्शन आप सेलेक्ट करते हो उसके अंदर से पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो। जो क्वेश्चन भी आपको लगता है टाइम टेकिंग है, आप विद इन 2 to 3 सेकंड्स के अंदर अगर फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि यार ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है, फॉर एग्जाम्पल लेट सपोज मैंने पहला क्वेश्चन देखा, दूसरा देखा, तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा देखा। फॉर एग्जाम्पल पहला क्वेश्चन लिमिट्स का था, एल हॉपिटल रूल के ऊपर जल्दी से सॉल्व हो गया, दूसरा क्वेश्चन कॉनिक्स का सॉल्व हो गया, अब तीसरा क्वेश्चन जो आ रहा है ना मुझे सोचना पड़ रहा है, तो अगर आपको 2 से 3 सेकंड में समझ में आ गया तो ठीक है, अदरवाइज नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करो, इसको फिलहाल के लिए छोड़ दो। भाई खुदारा ये चीज जहन में रखिएगा कि बेटा आपने टेस्ट के अंदर अपनी ईगो को साइड पे रखना होता है। ऐसा नहीं होता कि यार अक्सर बच्चे एक गलती करते हैं, मैं अक्सर देखता हूँ एक बच्चे ब्लंडर मार के आते हैं कि भाई वो पहले क्वेश्चन से चलना स्टार्ट करेंगे और आखिर तक साथ साथ ही लाइन वाइज क्वेश्चन को टिक कर रहे होते हैं। भाई ऐसा नहीं होता यार, ये आपका नॉर्मल ए लेवल्स का या इंटरमीडिएट का एग्जाम नहीं है, ये एप्टीट्यूड एग्जाम है। एप्टीट्यूड एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट बहुत मैटर करती है, प्रेशर हैंडलिंग बहुत मैटर करेगी आपके लिए। देखो प्रेशर बेतहाशा होगा जब आपके सामने आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी होती है ना, और आपके साथ हजारों बच्चा बैठ के टेस्ट दे रहा होता है, तो आपका जो प्रेशर लेवल होता है ना जमीन बोस हुआ हुआ होता है। तो अगर आपने वहां पे एक गलत फैसला ले लिया तो आपका पूरा टेस्ट बढ़ जाएगा, पूरा टेस्ट खराब हो जाएगा। तो भाई आपने क्या करना है, पहले आसान क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। मैं इसके पीछे आपको स्ट्रेटेजी बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 100 मिनट्स का टेस्ट आ रहा है, अब देखो अगर आप लाइन वाइज टेस्ट को अटेम्प्ट करते हुए जा रहे हो, आप डिफिकल्ट क्वेश्चन को आराम आराम से बैठ के माशाल्लाह से सोच रहे हो, और आप बैठ के वहां पे आइंस्टाइन और अल्लामा इकबाल बन रहे हो, तो भाई आपने लेट सपोज शुरू के 30 मिनट के अंदर सिर्फ 10 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करें। अब आपका प्रेशर लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब आपके पास कॉन्फिडेंस बचेगा ही नहीं। अब आप बोल रहे होगे यार, यार सर, यार सर ये देखे ना सर, 100 मिनट के अंदर से मेरे से 30 मिनट के अंदर 10 एमसीक्यू सही हुए हैं, अभी तक 10 मिनट एमसीक्यू सही हुए हैं, उसमें से भी ये नहीं पता कि जो टाइम टेकिंग एमसीक्यूज थे वो सही उसका आंसर लगाया गलत लगाया है। इसलिए आपका प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा बहुत ज्यादा, और कॉन्फिडेंस आपका बिल्कुल खत्म हो चुका होगा। तो आप अब फिर फजूल किस्म की हरकतें करोगे, आप अब ज्यादा चांसेस है गलतियां करने के। तो भाई इस चीज को हमेशा अवॉइड किया करें, कोशिश किया करें कि भाई जो एमसीक्यूज आपको समझ में नहीं आ रहा उस पर लानत भेजनी है और आगे मूव करना है। ये बात मैं बहुत कैटेगोरिकली कहता हूं बच्चे से कि बेटा देखो, किसी एमसीक्यूज के ऊपर भी अगर तुम्हें 1 सेकंड से ज्यादा टाइम भी लग रहा है, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा उसका पैटर्न, आगे बढ़ जाओ, फिलहाल के लिए उसको छोड़ दो, तुम्हारे पास बाद में टाइम बहुत बचेगा। अगर तुमने स्टार्टिंग में उसमें टाइम देने की गलती करी ना, उससे होगा क्या, तुम 2 से 3 मिनट वहां पे कंज्यूम कर लोगे, 2 से 3 मिनट जब कंज्यूम कर लोगे वहां पे, तो भाई अब तुम्हारे पास जो टाइम होगा ना, तुम्हारे ऊपर प्रेशर आना स्टार्ट हो जाएगा कि यार अभी इतना टाइम रह गया, इतने एमसीक्यूज हुए, इतने एमसीक्यूज हुए। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप शुरू के 40 मिनट्स के अंदर या 50 मिनट्स के अंदर शुरू के आपने अगर लेट सपोज 40 एमसीक्यूज भी सही कर लिए ना, आसान आसान पूरे पेपर से एमसीक्यूज कर लिए, आपके आपने मैथ्स के, बेसिक मैथ्स के, आईक्यू के और इंग्लिश के, अगर आपने 50 मिनट के अंदर 40 एमसीक्यूज भी कर लिए, तो आपका प्रेशर लेवल अब इंक्रीज नहीं होगा। उसके पीछे लॉजिक है कि देखो आपको मालूम है कि 40 एमसीक्यूज जो आपने अटेम्प्ट करे हैं ना, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आपको बहुत अच्छे से आते थे, ये वो एमसीक्यूज हैं जो आप जिनके बारे में श्योरिटी है आपको कि यार ये आपने सही करे हैं, तो आपको यहाँ पे कॉन्फिडेंस मिलेगा कि यार 40 एमसीक्यूज तो मेरे क्लियर हो गए हैं, और ये बहुत अच्छा स्कोर है कि यार आपने एटलीस्ट शुरू के 40 मिनट में 40 एमसीक्यूज अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब आप जाओगे डिफिकल्ट एमसीक्यूज के ऊपर, अब आहिस्ता आहिस्ता डिफिकल्ट एमसीक्यूज को देखोगे। अब डिफिकल्ट एमसीक्यूज को देखते जाओगे तो उनको में से जो एमसीक्यू सॉल्व होते जाएंगे उनको सॉल्व करोगे। अब फॉर एग्जांपल लास्ट के 20 मिनट्स के अंदर आपके पास 20 to 30 एमसीक्यूज बचे हुए हैं जो कि बहुत एक्सट्रीमली डिफिकल्ट हैं, आपको उनके बारे में बिल्कुल नहीं पता, बिल्कुल नहीं आता। जैसे लेट सपोज मेरे पास ये
एक एमसीक्यूज आ रहा है, एग्जामिनर यहाँ पे टेंजेंट बीटा कह रहा है, हो सकता है कि वो बच्चा बोले मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब देखो आपने फिर एक तुक्का डायरेक्टली लगाना नहीं होता, आपने फिर एलिमिनेशन मेथड के ऊपर आंसर को फाइंड करना होता है। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? एलिमिनेशन मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम तुक्का सही तरीके से लगाते हैं, यानी कि आप पहले गलत ऑप्शंस को एलिमिनेट करते हो तो इवेंचुअली आप सही ऑप्शन पे पहुंच जाते हैं। एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको डिफिकल्ट लग रहा हो, आपको कोई ऑप्शंस का ही नहीं पता हो, तो आप फिर हमेशा ऑप्शंस को पढ़ते हो कि यार कौन सा ऑप्शन बिल्कुल गलत आ रहा है, और फिर आप गलत ऑप्शंस को माइनस करते करते सही आंसर के ऊपर इवेंचुअली पहुंच रहे होते हो अंदर। अच्छा खैर आगे मूव करते हैं। तो भाई हमारे पास ये आपको मैंने बता दिया किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो आपके लिए डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। अक्सर बच्चों को ये बात समझ में नहीं आती कि सर अगर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा तो सॉल्विंग कैसे करेंगे। बेटा रिमेंबर दिस थिंग, अगर दुनिया में कभी भी कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता ना तो फिर सॉल्विंग कैसे करी जाती है? सॉल्विंग करने का फिर एक तरीकेकार होता है, शॉर्टकट्स होते हैं, शॉर्ट चीजें होती हैं, वो सारी चीजें मैं अपने लेक्चर्स में पढ़ा रहा होता हूँ, मेरे सारे लेक्चर्स कैलकुलेटर के बगैर होते हैं। और स्पेशली अगर आप बैच में आते हैं तो फिर साथ साथ मैं आपको ट्रिक्स वगैरह शॉर्टकट्स वगैरह भी सिखा रहा हूँ। खैर अब आगे आते हैं। तो भाई ये आपको ये जो कंप्लीट पीडीएफ फाइल है मेरा बेटा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। यहाँ पे मैंने हर चीज अपलोड करी हुई है कि फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर जो वीडियो का लिंक हो गया, फास्ट यूनिवर्सिटी की मैथ्स की प्लेलिस्ट हो गई, फास्ट यूनिवर्सिटी की पास्ट पेपर सॉल्यूशन हो गया, फास्ट के पास्ट पेपर्स हो गए, लास्ट ईयर के अंदर जो मेरे एनईडी के और फास्ट के पोजीशन होल्डर्स थे भाई, लास्ट अल्हम्दुलिल्लाह एनईडी के लास्ट 3 इयर्स के अंदर मेरी कंसेक्यूटिव पोजीशन रही है। तैयब एजाज, समी शाकिर, अली शाह, जहरा, ये लास्ट के 3 इयर्स के अंदर इनकी एनईडी के अंदर पोजीशन थी। मोर देन 42 पोजीशन थी एनईडी के अंदर, तो उसका मैंने थोड़ा सा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी तरीके से फास्ट यूनिवर्सिटी के अंदर पोजीशन रहती हैं। अच्छा भाई पास्ट पेपर्स की ड्राइव वगैरह उसका लिंक वगैरह यहाँ पे गिवन है, फास्ट के पास्ट पेपर्स का लिंक मौजूद है। अच्छा ये वो प्लेलिस्ट है जिसके बारे में आपसे कह रहा था कि भाई फास्ट यूनिवर्सिटी की कंप्लीट मैथ्स प्लेलिस्ट। तो भाई इस प्लेलिस्ट के अंदर मैंने हर चीज डाली हुई है। इसके अंदर आपको बेसिक मैथ्स और एडवांस मैथ्स दोनों के लेक्चर्स मिल रहे होंगे। वो तमाम बच्चे जो सीएस की फील्ड्स में अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए खजाना है। इसमें बेसिक मैथ्स एडवांस मैथ्स दोनों मौजूद हैं। अच्छा कुछ बच्चे इसमें कहते हैं सर 149 वीडियोस हैं तो सर क्या तैयारी हो जाएगी इससे पूरी? मेरा बेटा इस अगर आपने इन तमाम लेक्चर्स को ले लिया फास्ट के अंदर जाके पोजीशन ले लोगे। हर साल बच्चे पोजीशन लेते हैं भाई, पोजीशन लेते हैं हर साल बच्चे। अब कुछ बच्चे मुझसे अच्छा एक शिकवा करते हैं कि सर वो आपके वीडियो लेक्चर की लिंक तो सर वो 1 घंटे की हो जाती है, सर वो कैसे करेंगे? तो मैं उन प्यारे से बच्चों से एक बात अर्ज करता हूँ, बेटा अगर आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाओगे ना, आप अपने माँ बाप के 60,000 रुपए जब जाया करते हो ना तब आपको एहसास होता है कि भाई 60,000 रुपए कितने कीमती होते हैं। तो आप किसी भी कोचिंग सेंटर जाओगे, आप पंजाब साइड के ऊपर स्टेप्स हो गई, किप्स हो गया, आप सिंध के अंदर हो तो सिंध के अंदर भी इस तरह के बेकार किस्म के इंस्टीट्यूट मौजूद है, 60-70 हजार रुपए लेंगे और टके की तैयारी आपकी नहीं करवाएंगे मगर पैसे बुरे लेंगे और 4-4 घंटे की क्लासेस लेंगे। तो फिर आपको वहां पे एहसास होता है कि यार सर सर हाशिम तो बिल्कुल सही कह रहे थे। तो भाई ये मैंने आप लोगों की आसानी के लिए तमाम लेक्चर्स अपलोड करे हुए। आप किसी कोचिंग सेंटर में जब जाके 60-70 हजार रुपए दोगे ना फास्ट की तैयारी करने के लिए, तो वहां पे जो लेक्चर्स आपको मिलते हैं मैंने उसी लेवल के लेक्चर्स, क्योंकि मैं खुद इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा हूँ, अब नहीं पढ़ाता, मैं सिर्फ अपने ब्रांड पे मेहनत कर रहा होता हूँ, तो मैंने उसी लेवल के लेक्चर्स आप लोगों के लिए अपलोड करे हुए, अलजेब्रा के, फ्रैक्शंस के, एडवांस मैथ्स के, बेसिक मैथ्स के, हर चीज अवेलेबल आपके लिए करी हुई है कि ताकि आपको किसी कोचिंग माफिया के पास जाना ना पड़े, आप किसी कोचिंग सेंटर जाके अपने पैसे जाया ना करो। आप ये स्टेप्स हो गई, किप्स हो गई, अनीस हो गई, आईबी ग्रेड्स हो गया, ये फजूल किस्म के कोचिंग सेंटर्स के पास जाके अपने पैसों को जाया ना करो। उसके पीछे लॉजिक है बेटा। लॉजिक क्या है कि भाई ये जो कोचिंग माफिया होता है 4-4 घंटे की क्लास लेगा आपकी एक दिन के अंदर और आपके ऊपर इतना बड़ा आ जाएगा आप कवर भी नहीं कर सकते। बाद में इन्हीं इंस्टीट्यूट्स का बच्चा मेरे पास आके पढ़ रहा होता है, बाद में इन्हीं इंस्टीट्यूट्स का बच्चा हमारे पास आके कवर अप कर रहा होता है। तो भाई सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप आराम से घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हो। ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। सेकंड नंबर के ऊपर अगर आप चाहते हो, आपको लगता है कि नहीं सर वो यूट्यूब से सिर्फ लेक्चर्स लूंगा, सर वो शेड्यूल कैसे मिलेगा, तैयारी अगर मैं टेस्ट भी देना चाहूं तो भाई आप उसके लिए फिर मेरे बैच में भी आ सकते हो। पूरे कंप्लीट बैच की फीस 7,000 रुपीज होती है, जिसके अंदर ना सिर्फ लाइव क्लासेस होंगी, हर सब्जेक्ट की लाइव क्लास होगी आपके पास, मैथ्स की, एडवांस मैथ्स की, जर्नल मैथ्स की, आपके बेसिक मैथ्स यानी कि आपके पास आईक्यू की, आपके पास इंग्लिश की, ईच एंड एवरीथिंग विल बी कवर्ड लाइव। साथ साथ फास्ट के पास्ट पेपर्स को कवर करवाया जाएगा, एनईडी के पास्ट पेपर्स को कवर अप करवाया जाता है, क्योंकि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो भाई 7,000 के अंदर ना सिर्फ फास्ट की तैयारी होगी बल्कि नस के नेट 3 नेट 4 की, एनईडी यूनिवर्सिटी के, प्यास की, जीआईकेआई की, लम्स की, आप किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो, आप इसी 7,000 के पैकेज के अंदर यूनिवर्सिटी के बारे में पढ़ रहे होगे। हम हर यूनिवर्सिटी के पास पेपर्स को कवर अप करवा रहे होते हैं, आपके मल्टीपल टेस्ट होते हैं, ग्रैंड टेस्ट होते हैं, और ये सब कुछ 7,000 पे शामिल होता है। भाई इस जमाने में जितने बेकार किस्म के कोचिंग माफियाज हैं, ये लोग 24-24 हजार रुपए के रिकॉर्डेड लेक्चर्स के बैच देते हैं, ये अपने जूम के लाइव क्लासेस के बैच भी 40-40 हजार रुपए के दे रहे होते हैं। तो उस जमाने में मेरा बेटा 7,000 रुपए बहुत कम कीमत हम लोग अपने लाइव बैचेस की रखते हैं, ताकि पूरे पाकिस्तान का जो भी बच्चा है वो आके आराम से तैयारी कर सके। एंड बिलीव मी मोर देन 90% स्टूडेंट जो इस वक्त हर यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए वो मेरे शागिर्द बैठे हुए हैं, क्योंकि भाई मैं इस चीज के बहुत साथ खिलाफ रहा हूँ और मैं इस चीज को बहुत जल्दी ब्रेकअप करवा रहा हूँ। यानी कि बहुत सारे बच्चों को मैं माइंड को चेंज करवा रहा हूँ कि भाई खुदारा कोचिंग माफियाज के पास जाने की जरूरत नहीं है, आप घर पे बैठ के भी तैयारी कर सकते हो। अगर आप तैयारी करना चाहते हो भाई सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप खुद से भी तैयारी कर सकते हो, अदरवाइज आप बैच के अंदर भी आ सकते हो।
हो। सिमिलरली देखो आईक्यू की प्लेलिस्ट मेरी अवेलेबल है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा, सही है ना। तो आईक्यू के लेक्चर्स के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह सारे लेक्चर्स मैंने कवर अप करवाए हुए हैं, नंबर रीजनिंग, सीक्वेंसेस, कोडिंग डिकोडिंग, शेप, सीरीज, डायरेक्शंस, ऑड वन आउट, सीरीज एंड शेप्स, ईच एंड एवरीथिंग, डायरेक्शंस के क्वेश्चन, ये सारे लेक्चर्स फास्ट के, नस्ट के, पास्ट पेपर्स के ऊपर बेस करते हैं। आराम से आप पोजीशन ले सकते हो फास्ट के पेपर में जाके, सही है ना मेरा प्यारा बेटा। अच्छा पीडीएफ फाइल आप चाहो तो व्हाट्सएप मुझे कर दो, पीडीएफ फाइल में शेयर कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी अपलोड कर दूंगा मैं। सिमिलरली देखो फास्ट के पास्ट पेपर्स भी मैंने सारे कवर अप करवाए हुए हैं, फास्ट के जितने भी कंप्यूटराइज टेस्ट के पास्ट पेपर्स हैं ये सारे मैंने कवर अप करवाए हुए हैं। इंशाल्लाह मैं आने वाले दिनों में मजीद कवर अप करवा रहा हूँ। साथ साथ अगर आप मेरे बैच का हिस्सा तो वहां पे लाजमी तौर पे कवर अप हो रहे होते हैं। तो बैच का एक फायदा ये होता है कि पास्ट पेपर के साथ हम कवर अप कर रहे होते हैं लेक्चर्स के साथ साथ, जो भी रीसेंट पेपर्स होते हैं उनको मैं लाजमी डिस्कस अप करता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास फिर पर्टिकुलरली ये मेरे जो हाई अचीवर फीस था उसकी कुछ पिक्चर्स आ रही हैं कि भाई हमारे पास जो बच्चे भी मेरे बैचेस में एनरोल्ड होते हैं, जो 7,000 फीस देते हैं, भाई इसके अंदर क्या क्या शामिल होता है। भाई इसके अंदर तमाम यूनिवर्सिटीज की तैयारी शामिल होती है, और जो मेरे पोजीशन होल्डर स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए डिनर का, लंच का इंतजाम करते हैं हम लोग। तो ये मेरे लास्ट ईयर के जो फास्ट के पोजीशन होल्डर्स थे, एनईडी के, नस्ट के पोजीशन होल्डर्स थे, ये उनकी मैंने दावत एक करी थी, उसके अंदर सारे माशाल्लाह से बच्चे खड़े हुए हैं। ये सारी गर्ल्स हमारे खड़ी हुई हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे थे, बहुत सारे तो आ नहीं सके थे, कोई जीआईके में बैठा था, कोई नस्क इस्लामाबाद में बैठा हुआ था, कोई फास्ट के अंदर कोई बैठा हुआ था, क्योंकि पूरे पाकिस्तान से बच्चे आते हैं। जितने बच्चे आए थे उनकी पिक्चर्स हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो भाई पंजाब साइड से होते हैं, केपी के साइड से होते हैं, तो ऑब्वियसली वो आ नहीं सके थे। जो बहुत सारे बच्चे इधर कराची साइड के ऊपर थे वो आए हुए थे। सिमिलरली ये मेरी पूरी टीम है, ये मेरा एडमिन स्टाफ है, मेरी टीम है पूरी की पूरी। सिमिलरली ये मेरे पोजीशन होल्डर थे, समी शाकिर साहब बैठे हुए, अब्दुल करीम बख्शन सारी, और ये जहरा थी, मैं इनका नाम भूल गया, ये फास्ट के थे, पता नहीं एनईडी के पोजीशन होल्डर थे, और ये फातिमा मसरूर बैठी हुई है। तो ये हमारे पास एक बेसिक कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। अच्छा एक क्वेश्चन अक्सर बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर वो कैंपस चेंज कैसे होता है, या सर पर्टिकुलरली अगर मैं कराची कैंपस के लिए अप्लाई करूं तो क्या आई विल बी एलिजिबल फॉर डिफरेंट अदर कैंपसेस एज वेल। तो बेटा देखो इस सवाल का भी मैं जवाब दे देता हूँ। लेट सपोज अगर आपने फॉर्म फिल बहुत तरीके से करना है, देखो पहले तो ये होता था कि अगर एक बच्चा कराची कैंपस में अप्लाई करता है और उसका मेरिट कराची कैंपस के ऊपर मीट नहीं करता, तो उसका अगर फास्ट यूनिवर्सिटी का पेशावर का मेरिट बन रहा होगा तो उसको पेशावर के कैंपस में ट्रांसफर कर दिया जाता था। पहले ये पॉलिसी थी, अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है। अब आपने फॉर्म को फिल करते हुए बेतहाशा ध्यान से अपने ऑप्शंस के अंदर कराची कैंपस, इस्लामाबाद कैंपस, जहां भी अप्लाई करो आपने उन कैंपसेस को, उन फील्ड्स को लाजमी तौर पर मेंशन करना है। क्योंकि अब ये पॉलिसी चेंज हो गई है कि अगर आपका मेरिट स्लो कम होगा तो आप कहीं और चले जाओगे, ऐसा अब नहीं हो सकता। क्योंकि देखो हर साल कंपटीशन में इजाफा हो रहा है। देखो मैं इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूं। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर हर साल क्या है, बच्चों की तादाद में इजाफा हो रहा है। माशाल्लाह से हमारी आबादी रोज बरोज तरक्की करती जा रही है। हम किसी और चीज में तरक्की नहीं कर रहे हैं, हमारी आबादी माशाल्लाह से रोज बरोज तरक्की कर रही है। मगर हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज की तादाद है ना, यूनिवर्सिटी की तादाद हर साल उतनी ही है। बहुत मुश्किल में कोई एक आध यूनिवर्सिटी नहीं बनती, अदरवाइज यूनिवर्सिटी की तादाद वही है। तो भाई हर साल अवेयरनेस में भी इजाफा होता है, तो लोगों की तालीम में इजाफा हो रहा है। जब अवेयरनेस में इजाफा होता है, चीजों में इजाफा होता है ना बेटा, तो इसका नुकसान क्या होता है, एक नेट नुकसान ये होता है कि भाई आपके पास, चूंकि पाकिस्तान जैसे मुल्क में नुकसान होगा, अदरवाइज नुकसान नहीं होता, अवेयरनेस होना तो अच्छी बात है। मगर नुकसान क्या होता है कि भाई कैंपसेस आपके पास वही है, यूनिवर्सिटीज आपके पास वही है, गिनी चुनी 10-15 यूनिवर्सिटीज है पूरे पाकिस्तान के अंदर, मगर बच्चे ज्यादा से ज्यादा आ रहे हैं। तो भाई फिर क्या होता है कि एडमिशन नहीं मिल पाता लोगों को, मेरिट कंपटीशन हाई हो जाता है। तो इसीलिए भाई आप जब फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो आपने इसका बड़ा ख्याल रखना है। सेकंडली तैयारी करना आप अपनी खुदारा स्टार्ट कर दीजिए, आपका सेकंड ईयर इतना मैटर नहीं करता। आप अपनी तैयारी आज से करना स्टार्ट करिए। 1 अप्रैल से न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है, उसको ज्वाइन अप कर सकते हो, नहीं तो अपना खुद एक स्टडी प्लान बना के आप प्लेलिस्ट से लेक्चर्स को लेना स्टार्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में सारी पीडीएफ फाइल्स वगैरह अवेलेबल होती हैं, आप उनको कवर अप कर सकते हो। अच्छा दूसरे नंबर के ऊपर एक क्वेश्चन मुझसे अक्सर बच्चे पूछते हैं सेट का, कि सर अगर हम फॉरेन के अंदर रहते हैं, जैसे ओवरसीज पाकिस्तानी होते हैं, ये क्वेश्चन डायरेक्टली उनके लिए एड्रेस कर देता हूं, मेरे पास ये भी क्वेश्चन आया हुआ था भी रिसेंटली। तो भाई वो तमाम लोग जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनका एक क्वेश्चन होता है कि हम सेट की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यस, सेट वन, अब चूंकि सेट वन सिर्फ होता है, सेट टू तो खत्म हो चुका है, क्योंकि सेट टू सब्जेक्टिव टेस्ट खत्म हो चुका है। तो सेट वन की बेसिस के ऊपर आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, और आप फास्ट के अंदर सेट वन की बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। मगर ये चीज जहन में रखिएगा, आपका सेट वन का स्कोर शुड बी 1200 प्लस। अगर आपका सेट वन का स्कोर 1200 प्लस है तो आपको एग्जामिशन मिल जाएगी टेस्ट से, और आप सिंपल तरीके से सेट वन की बेसिस के ऊपर आपको एडमिशन मिल जाएगा। मगर आपको डीन को एक एप्लीकेशन करनी होगी, आपको फास्ट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट के ऊपर जाएंगे, एडमिशन क्राइटेरिया के ऊपर, वहां पे बात साफ तौर पर लिखी भी है कि जो लोग भी ओवरसीज हैं या फिर अगर उन्होंने सेट दे चुके हैं, तो सेट वन की बेसिस के ऊपर उनका टेस्ट का स्कोर सेट वन का 1200 प्लस था, तो वो सेट वन की बेसिस के ऊपर एडमिशन ले सकते हैं। मगर अगेन अगर वहां पे ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर अगेन वहां पे भी मेरिट बनेगा, और मेरिट बनने के बाद जिसका टॉप मेरिट होगा उसको पहली प्रायोरिटी मिलेगी, जिसका दूसरा मेरिट होगा उसको दूसरी प्रायोरिटी मिलेगी। तो चंद सीट्स होती हैं सेट के स्टूडेंट्स के लिए, सेट की बेसिस के ऊपर भी। अदरवाइज रिकमेंडेड ये होता है कि हमेशा आप एनयू का अपना टेस्ट दें, अपना फास्ट का अपना टेस्ट दें, दैट इज द रिकमेंडेड थिंग। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। मैंने एक बड़ी मेहनत करी बेटा इस पूरा डिजाइन करने के अंदर। आई होप ये सारी चीज आपको क्लियर होगी। मेरी सबसे बड़ी मेहनत का जरिए होगा कि बेटा आप फास्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके मुझे दिखाएं जिस दिन आपका एडमिशन होगा। कि मेरे लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होती है कि जब मुझे किसी यूनिवर्सिटी से कॉल आती है, जब मुझे किसी यूनिवर्सिटी के अंदर इनवाइट किया जाता है फॉर एनी सेमिनार, तो वहां पे जाके जब मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है,
या मुझे कोई बंदा मुझे किसी रोड के ऊपर मिलता है या किसी मार्केट के अंदर मिलता है, मुझे बताता है कि सर मैं आपका शागिर्द था और मैंने आपसे यहाँ पे तालीम हासिल करी थी, तो उस दिन यकीन माने मेरी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। तो भाई ये सारे लेक्चर जो मैंने आप लोगों के लिए डाले मैंने सब इसी मेहनत का असर है। अल्लाह मियाँ मुझे इसका अजर लाजमी तौर पे देंगे। और आप लोगों की भी अगर मुझे दुआ में बहुत सारा याद रखेंगे, सारे लेक्चर्स आप लोगों के लिए हैं। भाई आप किसी भी कोचिंग जाओगे अपने पैसे जाया करोगे, उससे बहुत बेहतर तरीके के लेक्चर मैंने डाले हुए हैं। आप मेरे पास आके नहीं पढ़ना चाहते, कोई मसले की बात नहीं है, आप यहाँ से बैठ के भी सारी तैयारी कर सकते हो। मैंने यूट्यूब के ऊपर सब कुछ डाला हुआ है, ईच एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल फॉर यू गाइस। और आप अगर लाइव बैच में होगे तो उसमें टेस्ट वगैरह शामिल होते हैं, चीजें होती हैं और एक इंटरेक्शन होती है और लाइव क्लासेस होती हैं। अदरवाइज अपलोड तो मैंने यूट्यूब पे भी सब कुछ करा हुआ है आप लोगों के लिए। मगर लाइव क्लासेस में होता है कि रीसेंट पेपर्स वगैरह को भी डिस्कस कर रहा होता हूँ मैं। तो यहीं पे इस क्लास को एंड करूंगा इस उम्मीद के साथ कि आप जहाँ जैसे हैं खैरियत से हैं। मुझे बहुत सारी दुआओं में याद रखिएगा। जजाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ। आई विल वेट फॉर योर काइंड रिजल्ट्स। आई विल वेट फॉर दैट डे जिस दिन आपका फास्ट एडमिशन होगा और आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके लाजमी तौर पर बताएंगे कि आपका एडमिशन हो चुका है। उस वक्त तक के लिए खुदा हाफिज, जजाक अल्लाह, हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।